दाना दाना दोस्त हमारा फसल है कुंजी प्रगति की। देश किसानों का है प्यारे, बात राष्ट्र के है हित की। बायोफिट 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 बायोफिट। बायोफिट से एक बार स्वागत करता हूं आज के इस विशेष एग्रीकल्चर के लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। एंड हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे स्पेशल स्पीकर गेस्ट मिस्टर विशाल बहरे सर, जो बायोटेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है एंड एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट है, नेशनल एग्रीकल्चर ट्रेनर भी है हमारे लिए। वो आज स्पेशल टाइम निकाल के आए हैं ताकि आप सबको बायोफिट रेंज के बारे में विशेष जानकारी दे पाए, उसका प्रयोग के बारे में आपको विस्तारित रूप में बता पाए, और किस तरह से अब जो सीजन आ चुका है एग्रीकल्चर का, इस समय में मैक्सिमम आप इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, उस चीजों के बारे में हमें विस्तारित रूप में बताएंगे मिस्टर विशाल बहरे सर। तो जोरदार हाथ ताली के साथ सर का हम स्वागत करना चाहेंगे। बहरे सर, हेलो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ऑल योर्स सर, प्लीज कंटिन्यू विद द सेशन। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आज यहाँ पर मुझे आपके जोन में आने का मौका दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ। और आज का इस बायोफिट ट्रेनिंग की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन के ऊपर कोई भी मार्क ना करें। तो मैं यहाँ पर मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जहाँ से मैं हमारे एग्रीकल्चर के पीपीटी जो है हम यहाँ पर देखेंगे बायोफिट प्रोडक्ट्स। मेरी आवाज क्लियर है सर? परफेक्ट, परफेक्ट सर, परफेक्ट। तो जैसे कि सर ने हमें बताया कि आज हम स्पेशल बायोफिट का ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर का सीजन भी स्टार्ट हो चुका है। उसी के साथ कंपनी ने एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर के लिए बायोफिट के प्रोडक्ट्स के लिए एक जबरदस्त ऑफर भी दिया है। तो इसी के चलते आज हम हमारे जोन में, यानी कि हमारे दोनों जोन में यहाँ पर आज हमने ये बायोफिट का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके सीनियर्स, आपके जो मैनेजर्स हैं उनके माध्यम से यहाँ पर रखा गया है। तो आज का हम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं। बायोफिट रेंज के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि नेटसप की बहुत सारी अलग अलग प्रोडक्ट रेंज है, उसी में से बायोफिट जो कि हमारे नेटसप के टर्नओवर में और आप सभी लोगों के टर्नओवर में लगभग 50% 40% का कंट्रीब्यूशन जो है ये टर्नओवर में करता है। तो उस प्रोडक्ट रेंज के बारे में हमें डीपली जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इसकी जानकारी अच्छी तरीके से बेसिक जानकारी भी लेते हैं तो यहाँ पर हम एक अच्छा टर्नओवर कर सकते हैं। तो हम बायोफिट प्रोडक्ट रेंज की ओर बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर हमारी जो बायोफिट रेंज जो आज आपके सामने यहाँ पर न्यू फ्रेश लुक जो दिख रहा है, ये जबरदस्त लुक आपके सामने नेटसप कंपनी लेके आ रही है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि बायोफिट रिवैम्प। ये आपने ये ऑलरेडी ये इमेजेस, फोटोज आपके सामने ऑलरेडी आ चुके होंगे। रिवैम्प जो है, रिवैम्प होके नए बदलाव होके नेटसप के जो प्रोडक्ट्स है, बायोफिट के जो प्रोडक्ट्स है, ये आज आपके सामने आ रहे हैं। तो हमेशा नेटसप कंपनी इसी के ऊपर बिलीव करती है कि हाँ 100% हमारे जो प्रोडक्ट है ये मार्केट में कम्पिटिटिव तो होने ही चाहिए। उसी के साथ हमारे प्रोडक्ट के कंटेंट के जो जितने भी हमारे प्रोडक्ट के कंटेंट है, उसी के साथ हमारे प्रोडक्ट का लुक है, ये मार्केट में अनोखा होना चाहिए। उसके ऊपर हमारी नेटसप कंपनी के साइंटिस्ट, हमारे नेटसप के मैनेजमेंट लगातार काम करते रहते हैं। और ये जो प्रोडक्ट रेंज है, आप मार्केट में इस प्रोडक्ट रेंज को लगभग 20 साल हो चुके हैं दोस्तों। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए ये है कि इस प्रोडक्ट रेंज में हमने 2 प्रोडक्ट के साथ शुरुआत की थी और आज एक जबरदस्त प्रोडक्ट रेंज यहाँ पर हमारे मैनेजमेंट है, हमारे साइंटिस्ट लोगों ने, हमारे कंपनी के जो सीनियर साइंटिस्ट है, उन्होंने यहाँ पर एक जबरदस्त तरीके से इस प्रोडक्ट रेंज का डेवलपमेंट किया है। उसी के साथ लगातार उसके अंदर भी अच्छे अच्छे बदलाव जो है ये कंपनी करते आ रही है। तो ये बायोफिट रिवैम्प क्या है, इसके बारे में हम अभी थोड़ा सा देखेंगे। तो एग्जैक्टली अभी आप अगर देखेंगे तो हमारे जो प्रोडक्ट रेंज है इस बायोफिट के नाम से जानी जाती है। अगर आप मार्केट में भी कहीं पर भी जाओगे तो एक सर्टेन ब्रांड नेम होता है, उसके अंडर कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। वैसे ही नेटसप के भी जो प्रोडक्ट रेंज है उसमें नेचुरामोर हो गया, तो नेचुरामोर के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज है जिसमें हम पाउडर में है, उसी के साथ कैप्सूल में भी प्रोडक्ट्स है। वैसे ही
हमारे एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट जो है ये बायोफिट प्रोडक्ट रेंज के अंदर आते हैं। यानी कि हमारा जो ब्रांड नेम है, हमारे प्रोडक्ट का जो ब्रांड नेम है, ये है यहाँ पर बायोफिट। तो ये बायोफिट प्रोडक्ट रेंज जो है ये आज की तारीख में लगभग 20 साल से मार्केट में है, और इसमें लगातार अच्छे बदलाव और अच्छे रिजल्ट कैसे आए उसके लिए हमारे साइंटिस्ट जो है ये रात दिन काम करते रहते हैं। तो यहाँ पर हम ये रिवैम्प करने की क्यों जरूरत है, इसमें ऐसे बदलाव करने की क्या जरूरत है? रिवैम्प का मतलब क्या है? रिवैम्प मतलब अच्छे बदलाव, एक अच्छे उसके अंदर चेंजेस, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो नए अपग्रेडेशन हो रहे हैं मार्केट में, अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर एक जबरदस्त इनोवेशन जो है ये लाया जाए, इसलिए हमारा प्रोडक्ट जो है ये मार्केट से कई गुना कॉम्पिटिटिव रहे, इसके लिए ये रिवैम्प जो है, ये अच्छे बदलाव जो है ये कंपनी ने किए हैं। तो यहाँ पर ये बदलाव करने की क्यों जरूरत है? देखो आज की तारीख में मार्केट में जबरदस्त तरीके से यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। आपको पता ही है नैनो टेक्नोलॉजी हम सब लोग जानते हैं, वैसे ही हम बायोफिट यानी कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, बायो प्रोडक्ट्स हम मार्केट में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेल करते हैं। तो इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है? तो इसमें सबसे जबरदस्त टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल होता है मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, उसी के साथ नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, उसी के साथ यहाँ पर हमारे अलग अलग जो डेवलपमेंट होती है उसमें भी यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी से लेके नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर जो है मार्केट में आज की तारीख में हो रहा है। तो ऐसे ही ये जो नई नई टेक्नोलॉजी आज की तारीख में मार्केट में आ रही है, तो उनका भी हम कैसे इस्तेमाल करके हमारे प्रोडक्ट के अंदर एक जबरदस्त जो है ये अपग्रेडेशन कर सकते हैं, जो नए नए इनोवेशंस मार्केट में आ रहे हैं उसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे इस्तेमाल करके हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसे इंक्रीज की जाए उसके ऊपर नेक्सट कंपनी हमेशा काम करती है। और आज की तारीख में आप देखोगे कि जबरदस्त तरीके से मार्केट में डेवलपमेंट हो रहा है, और उसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी को आज की तारीख में नेक्सट ने यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट में इंप्लीमेंट किया गया है। तो उसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो इससे होगा क्या, न्यू टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल करने से होगा क्या? उससे होगा सबसे बड़ा इंपैक्ट जाएगा हमारे प्रोडक्ट की इफिशिएंसी और उसके रिजल्ट। यहाँ पर जो इंपैक्ट आएगा हमारे जो प्रोडक्ट की इफिशिएंसी, मतलब क्या इफिशिएंसी मतलब क्या? हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट 100% आते हैं क्या? हाँ 100% आते हैं, लेकिन जो टाइम पीरियड है, जो टाइम बाउंडेशन, जो टाइम जो लग रहा है उससे भी कम समय में जो अच्छे रिजल्ट, बेहतर रिजल्ट अभी जो आ रहे हैं उससे भी कई गुना अच्छे रिजल्ट कैसे आए, इसके वजह से क्या होगा, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट की जो है ये इफिशिएंसी बढ़ेगी। और उसी के साथ क्या होगा, जो हमारे कस्टमर है यानी कि जो किसान भाई है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, उन लोगों को रिजल्ट जितने जल्दी आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, तो 100% हमारा प्रोडक्ट जो है ये मार्केट में ज्यादा सेल होगा। उसी के साथ जो नई टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके जो रिवैम्प है उसमें हो क्या रहा है, हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर नए नए कंटेंट्स का हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में रिसर्च जो है मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक्स में बहुत सारा स्टडी आज की तारीख में मार्केट में चल रहा है, बहुत सारे साइंटिस्ट लगातार काम कर रहे हैं, और इसी का बेनिफिट यही रिवैम्प के माध्यम से हम लेना चाहते हैं कि नए फीचर, एक्स्ट्रा कंटेंट, एक्स्ट्रा कुछ अलग सी चीजें हम हमारे प्रोडक्ट में डाल के हमारे प्रोडक्ट के अंदर नए बेनिफिट्स अगर हम ऐड करेंगे तो 100% क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट है ये मार्केट से कई गुना कॉम्पिटिटिव रहेगा, कई गुना बेहतर रहेगा, कई गुना रिजल्ट के बारे में आगे रहेगा। इसलिए ये रिवैम्प आज की तारीख में कंपनी कर रही है। और कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जैसे कि हमारे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट, आप कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमारे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट जो है अच्छे आते हैं लेकिन और अच्छे आने चाहिए, उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो हाँ, ये रिवैम्प के माध्यम से हमारे जो प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी मैंने बात की, जो जहां पर भी छोटी सी छोटी कमी है, देखो हमारे प्रोडक्ट में बिल्कुल कमी नहीं, लेकिन जहां पर भी छोटा सा डाउट है, छोटा सा कमी है, वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर हमने इस रिवैम्प के माध्यम से ये पूरा किया है। और उसी के साथ अगर हम बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट की, इसके जो अंदर के कंटेंट है ये पूरी तरीके से जबरदस्त तरीके से अपग्रेड किए गए हैं, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जो मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, न्यू पार्टिकल्स का इस्तेमाल करके, न्यू रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके अंदर का प्रोडक्ट तो बहुत जबरदस्त बनाएंगे। उसी के साथ जो बाहर से भी लुक आज की तारीख में मार्केट में जो दिखता है वही बिकता है, वैसे ही आज अगर हम देखा जाए
तो हमारे बायोफिट की जो बॉटल्स है उसको बहुत दिनों से रिफ्रेश नहीं किया था, उनका लुक चेंज नहीं किया था। तो यहाँ पर अभी आपके सामने एक नया लुक, ऑलरेडी आपके हाथ में नई बोतल जो है आज की तारीख में आपके साथ ऑलरेडी आपको स्टॉक पॉइंट के माध्यम से मिलना शुरू हो गई है। रिफ्रेश्ड लुक जो है आज की तारीख में यहाँ पर जो है हमने आपके सामने पेश किया हुआ है। तो कलरफुल रेंज जो है ये बायोफिट की ये आपके सामने आ चुकी है, और ये जो पैकेजिंग है ये पेट बॉटल में आया हुआ है। अभी आप बोलेंगे कि सर ये पेट बॉटल में आया है, मतलब क्या है? देखो, इसका पेट बॉटल में हमने इसका इस्तेमाल क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर कई बार हमारे पास शिकायतें आती थी कि सर बॉटल नीचे से लीक हो रही है, बॉटल का जो ढक्कन है वो निकल जा रहा है, वो उस अचानक से वो खुल रहा है। तो ये क्यों होता था? क्योंकि जो प्लास्टिक था उसकी वजह से ये बहुत सारी दिक्कतें आती थी। लेकिन आज मार्केट में नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, उसकी वजह से नया पॉलीथीन जो है, ये नया एक्सट्रैक्टेड पॉलीथीन जो है ये मार्केट में अवेलेबल है, और ये कई गुना जो है ये पहले जैसा जो हमारा बॉटल था उससे कई गुना ज्यादा देर तक ये जो है ये बॉटल हमारा रह सकता है, वो बॉटल खराब नहीं होगा। हमारा जो एक्सपायरी डेट है, यानी कि प्रोडक्ट का एक्सपायरी जो डेट है, लगभग हमारा 2 साल तक हमारे प्रोडक्ट चलते हैं, तो उस वक्त तक हमारे अंदर के कंटेंट जो है वो तो 2 साल तक अच्छा रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है, बॉटल लीक हो जाता है, तो वो बॉटल भी अच्छा रहे तो उसके लिए ये नया पेट बॉटल जो है ये अच्छा वाला, न्यू क्वालिटी वाला, जबरदस्त क्वालिटी वाला पेट बॉटल का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। न्यू पॉलीथीन का हमने यहाँ पर एक जबरदस्त इस्तेमाल हमने किया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा ये रिफ्रेश्ड लुक जो है ये हमारे सामने आज की तारीख में है। तो अगर हम बात करते हैं तो बायोफिट के जो प्रोडक्ट्स है वो हम कहते हैं लोगों को कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, 100% हमारे जो प्रोडक्ट है 100% इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है, हमारे प्रोडक्ट जैविक है, इस तरीके से हम मार्केट में प्रमोट करते हैं। लेकिन मैं 2 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारे जो प्रोडक्ट है ये 100% ऑर्गेनिक है, इसका मतलब क्या है, उसी के साथ ये 100% इको फ्रेंडली है, इसका मतलब भी क्या है, थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। मैं रेगुलर जो ट्रेनिंग होता है, जो हमारे सेमिनार में होता है, उस तरीके का ट्रेनिंग शायद आज नहीं लूंगा। मैं अलग टाइप का यहाँ पर आज जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर मैं ज्यादा बात करूंगा, जिसकी वजह से आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अगर क्लियर हो गया तो मैं आपको कहता हूं आप कोई भी प्रोडक्ट, अपना कौन सा भी प्रोडक्ट, कोई भी जो भी आप जिसी भी क्रॉप्स में इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई भी प्लांट पे आप इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, तो जिसकी वजह से आप इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक के ऊपर जाते हैं। 100% ऑर्गेनिक का मतलब होता क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे प्रोडक्ट है उसके अंदर जो कंटेंट हमने इस्तेमाल किए हैं ये सभी कंटेंट नेचुरल सोर्स से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। इसका मतलब क्या कि जो पर्यावरण में, यानी कि जो प्रकृति में, जो नेचर में जो चीजें नेचुरली अवेलेबल है उनका एक्सट्रैक्ट करके इस प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब इस हमारे जो नेटसप के प्रोडक्ट है इसके अंदर किसी भी तरह के सिंथेटिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया, किसी भी सिंथेटिक केमिकल का इस्तेमाल जो है ये लैब में सिंथेटिक किए गए प्रोडक्ट्स जो होते हैं मार्केट में उस तरीके के ये प्रोडक्ट नहीं है। नेचुरल तरीके से एक्सट्रैक्शन जो है, नेचुरल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से नेचुरल कंटेंट का इस्तेमाल हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर किया गया है। तो इससे होगा क्या? फिर आपका क्वेश्चन आएगा कि हाँ चलो ठीक है सर ये 100% ऑर्गेनिक तो है ही, चलो हम मान लेते हैं नेचुरल कंटेंट से इसका इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन इसका फायदा क्या है? फिर इसका 100% इसका फायदा क्या है कि ये प्रोडक्ट 100% इको फ्रेंडली। मतलब क्या? हम सब लोग बोलते हैं कि हमें इको फ्रेंडली रहना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है? अगर हम बात थोड़ा सा गहराई में जाए तो इको फ्रेंडली का मतलब क्या है कि इससे नेचर को किसी भी तरह की हानि नहीं होगी, किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। मतलब ना एयर पोल्यूशन होगा, ना वाटर पोल्यूशन होगा, ना ही हमारी जमीन खराब होगी, ना ही हमारे जमीन के अंदर जो कीटक है उनको किसी भी तरह की हानि होगी, को किसी भी तरह की हानि नहीं होगी, प्राणियों को किसी भी तरह की हानि नहीं होगी, यानी कि एनिमल्स को कोई भी इससे प्रॉब्लम्स नहीं होगा, हमारे प्लांट्स को किसी भी तरह के इससे प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? ये नेचर फ्रेंडली है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, हमारे बॉटल्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या है, 100% इको फ्रेंडली। आप अभी भी बॉटल उठा के देख सकते हो, उसके ऊपर लिखा हुआ है। ये क्यों है? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट जो है ये नेचुरल सोर्सेस से बनाए गए हैं, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाए गए, यानी कि नेचुरल सोर्स, यानी कि हम अगर जाते हैं आयुर्वेदा में जाते हैं, अगर ट्रेडिशनल हमारे अगर
जो हमारे पूर्वज थे वो भी इसी तरह के एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करके जो है वो खेती करते थे। वैसे ही आज की ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी और नेचुरल एक्सट्रैक्ट को हमने करके ये बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज हमने आपके हाथ में ये जबरदस्त बायोफिट का रेंज दिया हुआ है। तो ये बायोफिट रेंज हमारे प्रोडक्ट्स जो है ये क्या काम करते हैं, इससे किसानों को क्या फायदा होगा और हमें क्या फायदा होगा, उसके ऊपर हम अभी बात करते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बात करने से पहले हमारे सभी प्रोडक्ट जो है एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स है ये किससे रिलेटेड है, हमारे सभी प्रोडक्ट जो है ये प्लांट से रिलेटेड है, बराबर, क्रॉप से रिलेटेड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रोडक्ट समझने से पहले क्या समझना पड़ेगा, क्रॉप समझना पड़ेगा, प्लांट को समझना पड़ेगा। उसको अगर हमने समझ लिया, देखो हर एक प्लांट का जो फिजियोलॉजी होता है वो सेम होता है, उसका लाइफ साइकिल एक सर्टन एक लाइफ साइकिल होता है। तो उस लाइफ साइकिल को, उसके फिजियोलॉजी को अगर हम समझ लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे प्रोडक्ट्स किस तरीके से कौन सी अवस्था में इस्तेमाल करना है ये क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा बेसिक की ओर चलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक की ओर लेके जाने की कोशिश करूंगा, फिर हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर हम आएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्लांट्स को थोड़ा समझते हैं, भाई प्लांट है क्या और ये जो है क्रॉप्स यानी कि प्लांट्स ये किस तरीके से उनका खाना बनाते हैं, ये अगर हमने समझ लिया, देखो ये खाना अगर ज्यादा बनाएंगे ये खाना कैसे बनाते हैं ये अगर हमने समझ लिया, इसका मतलब क्या, अगर प्लांट अच्छी तरीके से उसका खाना बना रहा है इसका मतलब क्या है, वो हेल्दी है, इसका मतलब क्या है कि उसको सही मात्रा में न्यूट्रिशन मिल रहा है। ये अगर हम थोड़ा सा बैलेंसली समझ लेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रोडक्ट्स कब कैसे इस्तेमाल करना है या बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने से पहले बढ़ते हैं हमारे प्लांट की ओर, हमारे क्रॉप्स की ओर। ये कोई ऐसा मतलब ये टी वाला टी का प्रोडक्ट नहीं है, ये प्लांट नहीं है, ये जो है ये प्लांट कौन सा है, ये जनरल प्लांट है। इसका एक छोटा सा इमेज आपके सामने रखा है। हम ये देखते हैं कि हाउ प्लांट मेक्स फूड, मतलब जो प्लांट है क्रॉप से वो किस तरीके से खाना बनाता है। तो उसका एक सिंपल प्रोसेस हमने फोटोसिंथेसिस जो हमने 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, 2 मिनट के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी। कैसे बनाता है, उसको चाहिए जमीन के अंदर से वाटर, मिनरल्स यानी कि पानी और मिनरल्स की आवश्यकता होती है। उसी के साथ वो हवा में से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन लेता है। उसी के साथ लाइट एनर्जी यानी कि सूर्य प्रकाश के माध्यम से क्या लेता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस करता है। जिसकी वजह से होता क्या है, फोटोसिंथेसिस से होता ये है कि खाना जो है ये प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, हमारे जैसा नहीं है, है ना। हमारा खाना कौन बनाता है, हमारा खाना ये हम मार्केट से लाते हैं और उसको पका के खाते हैं, हमारा खाना हम खुद बनाते नहीं, इसलिए हमें क्या बोला जाता है, पैरासाइट। लेकिन जो प्लांट है ये खुद अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर तो इनका खाने का जो बनाने का प्रोसेस है इसको हमने यहाँ पर समझ लिया है। इसका मतलब क्या है कि प्लांट को ग्रो होने को कौन सी चीजों की जरूरत है, चलो उसके ऊपर थोड़ा सा देखते हैं 2 मिनट में। सनलाइट जो कि नेचुरल तरीके से अवेलेबल होता है, वाटर जो कि नेचुरल तरीके से अवेलेबल होता है, एयर उससे उनको CO2 और ऑक्सीजन मिल जाएगा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन उसको वहां से मिल रहेगा। उसी के साथ जमीन के अंदर क्या क्या रहता है, जमीन के अंदर से जो प्लांट होता है उसको क्या क्या मिलता है, देखो मिनरल्स है ना, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि न्यूट्रिएंट्स, प्लांट हार्मोन्स, बायोस्टिमुलेंट, ये सारी चीजों की अगर हम बात करते हैं मोटा मोटा तो 8 न्यूट्रिएंट। ये बेसिक मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा डीप में नहीं लेके जा रहा हूं, है ना, नहीं तो आपको लगेगा कि सर ने बायोटेक्नोलॉजी का क्लास चालू कर दिया है ना। तो ये बेसिक है, देखो तो यहाँ पर सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया, मिनरल्स हो गए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, प्लांट हार्मोन्स हो गए और बायोस्टिमुलेंट। ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए। अगर ये सभी एलिमेंट अगर यहाँ पर प्लांट को मिल जाते हैं, क्रॉप्स को मिल जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो फसल है वो अच्छी तरीके से ग्रो होगी और उसका जो उत्पाद है यानी कि उसका प्रोडक्शन जो है ये बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो यहाँ पर अभी हमारे प्रोडक्ट किस तरीके से काम करते हैं, इसमें क्या हमारे प्रोडक्ट के अंदर कुछ कंटेंट है क्या, तो ये कैसे काम करेंगे, ये प्लांट डेवलपमेंट के लिए कैसे काम करेंगे ये तो हम देखेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर और एक चीज हमें देखने की जरूरत है, क्या कि प्लांट को ग्रोथ होने से कौन रोकता है। देखो 2 चीजें समझ लो, एक प्लांट को ग्रो कैसे करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है,
और प्लांट को ग्रोथ होने से कौन रोकता है। मैं आपको पता है, मैं थोड़ा सा बेसिक ले रहा हूं, लेकिन हम आगे जो है ये प्रोडक्ट जो जब लेंगे तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ये वहां पर काम आएगा। तो प्लांट को प्रॉब्लम कैसे कैसे होता है, अगर प्लांट को न्यूट्रिशन अगर नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी जब होती है, यानी कि उसको सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते, न्यूट्रिशन, जैसे कि हमें भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है, हम भी प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, यानी कि रोटी सब्जी खाते हैं, उसी के साथ फिश खाते हैं, उसके साथ जो भी वेज नॉन वेज खाते हैं, वहां से हमें क्या मिलता है, पोषक तत्व मिलते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन मिलते हैं। अगर ये न्यूट्रिशन हमें नहीं मिले तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो बालक है, यानी कि हम बोलते हैं कि ये कुपोषित है, यानी कि इसमें न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। वैसे ही अगर प्लांट में अगर डिफिशियंसी हुई न्यूट्रिशन की तो क्या होगा, वहां पर विल्टिंग होगी, यानी कि सूख जाएंगे पौधे जो है ये सूख जाते हैं, उसी के साथ विल्टिंग हो जाती है, उसी के साथ जो जड़ें होती है यानी कि रूट्स जो होते हैं वो खराब होना लग जाते हैं, सूख जाते हैं, येलोविंग होता है ना, ब्राउनिंग होता है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम जो है ये हमें देखने को मिलते हैं। अभी बहुत बार हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, सर मेरी जो फसल लगाई है, फिर मेरे जो प्लांट है, यानी कि मैंने एग्जांपल लेते हैं आपके तरफ टी का जो ज्यादा गार्डनिंग होता है, तो वहां पे भी ऐसा, मतलब मैंने टी के प्लांट के ऊपर ज्यादा स्टडी नहीं किया है, फिर भी वहां पर अगर होता है कि सूखने लग जाता है या फिर पीले होते पत्ते या फिर व्हाटएवर, तो वहां पर क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसमें न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होए। उसी की वजह से वहां पर अगर न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, अगर हम उसको मैच कर देते हैं, सही मात्रा में न्यूट्रिशन देते हैं, तो वहां पर हमारा प्लांट जो है ये हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। अगर हम बात करते हैं दूसरा और एक कौन व्यक्ति है कि जो हमारी प्लांट को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसका नाम है इंसेक्ट और पेस्ट। इंसेक्ट और पेस्ट कौन होते हैं कि जो आंखों से दिखते हैं, ऐसे कीटक या फिर ऐसे जीव जो हमारी फसल में से जो सैप होता है उसको सक करने का काम करते हैं, उसे कहते हैं सकिंग पेस्ट, यानी वो जो लिक्विड होता है उसको सक करने का काम करता है, उसको सकिंग पेस्ट कहते हैं। उसी के साथ कैटरपिलर, यानी कि जो आप जिसे लार्वा कहते हैं, जिसे हम इल्ली कहते हैं, तो ये कैटरपिलर लार्वा जो होती है वो भी जो फसल को नुकसान करती है। उसी के साथ जो जड़ें होती है उसके ऊपर भी बहुत सारा अटैक जो है ये इंसेक्ट के पेस्ट के होते हैं। जमीन के अंदर से बहुत सारे जो कीटक होते हैं, दीमक होते हैं, जो होते हैं माइट्स होते हैं, वो जो है रूट्स को जो है खत्म कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो है ये हमारे प्लांट के, या इसे हम क्या कह सकते हैं, हम इसे एनिमीज कह सकते हैं, हम इसे दुश्मन कह सकते हैं। उसी के साथ डिसीजेस भी होते हैं, फसल को डिसीजेस भी होते हैं। जैसे भी मार्केट में एक जबरदस्त डिसीज चल रहा है, वायरल डिसीज, कोरोना, बताने की जरूरत नहीं है। तो वैसे डिसीजेस भी, फसल को भी वायरल डिसीजेस होते हैं क्या, तो 100% होते हैं। फंगल डिसीजेस होते हैं क्या, तो होते हैं। बैक्टीरियल डिसीजेस होते हैं क्या, तो होते हैं। लेकिन बैक्टीरिया, फंगस, वायरस ये आंखों से नहीं दिखता। भले एक टाइम पे आपको जो है ये बैक्टीरिया दिखेगा, फंगस जो है ये दिखेगा, लेकिन बैक्टीरिया और वायरस ये आंखों से, खुली आंखों से नहीं दिखता है। उसी के साथ अगर हमारे प्लांट्स को हम ओवरडोज दे देते हैं, यानी कि वाटर का ओवरडोज हो गया, फर्टिलाइजर का ओवरडोज हो गया, केमिकल का ओवरडोज है, इससे क्या होगा, हमारा प्लांट जो है या फिर हमारी क्रॉप जो है सही तरीके से डेवलप नहीं होगी। तो हमने बेसिक दो चीजें यहाँ पर देखी कि हमारी प्लांट को ग्रो होने के लिए कौन से चीजों की जरूरत है, और हमारी प्लांट को यानी कि हमारे क्रॉप्स को कौन कौन ग्रोथ होने से रुकता है ना। तो दो चीजें हमने यहाँ पर देख ली है। तो जल्दी से हम यहाँ पर पीछे जाके थोड़ा सा ओवरलुक कर लेते हैं। सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, मिनरल चाहिए। अभी आप मुझे बताएंगे कि सर आपने ऊपर की 4-5 चीजें तो समझ में आ गई, लेकिन 4-5 चीजें नीचे की नहीं समझ में आ रही। ये मिनरल्स क्या होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, ये प्लांट हार्मोन क्या होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं, बायोस्टिमुलेंट्स क्या है, ये कहां से लाएं, ये फसल को कहां से मिलेंगे। देखो, मिनरल्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्लांट हार्मोन्स, बायोस्टिमुलेंट्स, ये ऑलरेडी फसल के अंदर रहते हैं, जमीन के अंदर रहते हैं। अगर मैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात करूं, जिसे हम पीजीआर कहते हैं, जिसे हम प्लांट हार्मोन्स कहते हैं, ये ऑलरेडी प्लांट के अंदर रहते हैं, लेकिन इसकी मात्रा कम रहती है। अगर इसकी मात्रा अगर ज्यादा रहे तो क्या होगा, ग्रोथ जो है ये प्लांट्स का बहुत जबरदस्त तरीके से होता है। तो यहां पर ये चीजें क्या हमारे प्रोडक्ट के अंदर है क्या, बायोस्टिमुलेंट है क्या, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है क्या, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हम दे सकते हैं हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से, जिसके वजह से
जो पोषक तत्व आज हमारी फसल को, हमारे प्लांट को नहीं मिल रहे, क्या हम हमारे प्रोडक्ट से दे सकते हैं? तो इसका क्वेश्चन का आंसर ही यस, 100%। हमारी बायोफिट की जो प्रोडक्ट रेंज है उसके माध्यम से जो चीजें हम हमारे प्लांट्स को पूरी तरीके से न्यूट्रिशन हम हमारे प्लांट को दे सकते हैं क्या? तो यस, 100% दे सकते हैं। तो कैसे दे सकते हैं और कौन से प्रोडक्ट के माध्यम से क्या क्या बेनिफिट जो है हमारे प्रोडक्ट्स को मिलेगा? उसी के साथ जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, यानी कि इंसेक्ट डिसीजेस जो होते हैं हमारी फसल को जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो क्या कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन है क्या? अगर ये सॉल्यूशन है तो मैं कहूंगा कि ऑलमोस्ट हमारे पास वो सॉल्यूशन भी है। तो बढ़ते हैं हमारे प्रोडक्ट के ऊपर कि हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से क्या क्या हम हमारी फसल को दे सकते हैं। तो पहला प्रोडक्ट है हमारा स्टीमरीच। अभी आपका स्टैंडर्ड लाइन होता है, क्या स्टैंडर्ड लाइन होता है सेमिनार में? नेटसप का, बायोफिट का अगर स्टीमरीच का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आपके प्रोडक्ट, आपका जो उत्पाद है ये लगभग, ये हम बोलते हैं 25 से 40% तक बढ़ जाएगा। तो 100% बढ़ जाएगा। लेकिन ये बढ़ता कैसे है? अभी ये बढ़ता कैसे उसको भी देखना पड़ेगा। और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि सर इसके अंदर कंटेंट क्या है और ये कौन से फसल पे इस्तेमाल करना चाहिए मार्केट में, और ये प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, ये प्रोडक्ट कितना सस्ता है, इसके ऊपर भी आज हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर रिवैम्प अगर हुआ है स्टीमरीच का, तो ऐसा क्या बड़ा बदलाव हुआ है? मैं आपको कहूंगा कि एक जबरदस्त बदलाव यहाँ पर हमारे नेटसप के स्टीमरीच में किया गया है दोस्तों, जिसके अंदर हमने हाईली पोटेंट ऐसे ग्रोथ रेगुलेटर्स और बायोस्टिमुलेंट डाले। अभी मेरा पहला स्लाइड आपको याद आया होगा कि सर प्लांट को ग्रोथ होने के लिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और बायोस्टिमुलेंट की जरूरत है, तो 100% है। तो वो कैसे है वो भी मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। लेकिन हमने ऐसे जबरदस्त प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और बायोस्टिमुलेंट का एक कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर डाला है। उसी के साथ फाइटो हार्मोन्स मतलब पीजीआर, उनका भी एक जबरदस्त रेशो जो है हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। इसकी वजह से हुआ क्या? देखो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, फाइटो हार्मोन्स, ये ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट के अंदर ऑलरेडी थे, लेकिन इसका रेशो, इसकी कंटेंट, इसकी मात्रा यहां पर पूरी तरीके से बढ़ाई गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है पता है? हमारे जो प्लांट है उसकी ह्यूमन सिस्टम, मतलब क्या, रोग प्रतिकार क्षमता, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। अभी रोग प्रतिकार क्षमता, ह्यूमन सिस्टम, ये ऑलरेडी अभी मार्केट में उसी का माहौल चल रहा है। यानी कि हमारी रोग के प्रति, वायरस के प्रति, यानी कि जो भी कीटक उसके ऊपर अटैक कर रहा है उसके अगेंस्ट उसकी ह्यूमन सिस्टम जो है ये स्ट्रांग बनेगी। उसी के साथ ये स्ट्रेस रेजिस्टेंस भी कर पाएगा। मतलब क्या स्ट्रेस रेजिस्टेंस मतलब क्या? ये स्लाइड आपके पास होगा, लेकिन आपने कभी इसके ऊपर स्टडी नहीं किया होगा। स्ट्रेस रेजिस्टेंस मतलब क्या? अगर प्लांट स्ट्रेस में आ गया तो हम भी स्ट्रेस में आ जाते हैं कि नहीं आते? कब? अगर हमें किसी ने टेंशन दे दिया तो अभी हमें किसी चीज का टेंशन रहा तो हम भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो यहां पर प्लांट को भी स्ट्रेस आता है कि यस आता है। अगर उसको ज्यादा मात्रा में पानी मिल गया, ज्यादा मात्रा में सनलाइट मिल गया, या फिर कम मात्रा में पानी मिला, या फिर उसको कम मात्रा में सनलाइट मिला, तो अगर उसको हवा की सही मात्रा नहीं मिली तो क्या आ जाता है? वो स्ट्रेस में आ जाता है। तो वो स्ट्रेस के अगेंस्ट भी अच्छी तरीके से उसकी हेल्थ रख पाए, ऐसा ये स्ट्रेस रेजिस्टेंट बन सकता है हमारा प्लांट, अगर हम स्टीमरीच का इस्तेमाल अगर हमारे प्लांट के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे जबरदस्त कंटेंट का इस्तेमाल करने की वजह से हमारी प्लांट की ह्यूमन सिस्टम और स्ट्रेस रेजिस्टेंस की जो क्षमता है ये यहाँ पर बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से क्या होगा? 100% उत्पाद बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्या? यस, 100% बढ़ेगा। उसी के साथ रूट और फ्रूट्स का डेवलपमेंट जबरदस्त होगा। और यहाँ पर जो हमारा ये जो प्रोडक्ट है, ये हम अभी स्टीमरीच जो है, पहले हम सिर्फ स्प्रे में यूज करते थे, छिड़काव में यूज करते थे, लेकिन अभी हम इसको जमीन के अंदर से भी दे सकते हैं और छिड़काव के अंदर भी दे सकते हैं। तो यहां पर अभी आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि सर ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और बायोस्टिमुलेंट क्या है? थोड़ा सा उसके ऊपर मैं आउट ऑफ द ट्रैक आपको लेके जाने की कोशिश करता हूं कि एग्जैक्टली ये बायोस्टिमुलेंट और पीजीआर है क्या। देखो, मार्केट में या फिर नेचुरल तरीके से एक्सट्रैक्ट किए गए मार्केट में 4 तरीके के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है मार्केट में। मैं कह रहा हूं, हाँ, साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है और फ्लोरिजिन है। ये 4 तरीके के नेचुरल तरीके से, नेचुरल प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट किए गए ये 4 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसे पीजीआर कहते हैं, ये मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन अभी आप बोलेंगे कि सर ये नेचुरल प्रोसेस मतलब नेचुरल तरीके से मतलब क्या? देखो,
ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ये ऑलरेडी प्लांट के अंदर होते हैं। मतलब जिब्रेलिन होता है क्या, साइटोकाइनिन होता है क्या, ऑक्सिन होता है क्या प्लांट के अंदर? यस, 100% रहता है, लेकिन उसकी मात्रा कम रहती है, उसकी क्वांटिटी बहुत कम रहती है। अगर इसका सिंथेसिस अगर ज्यादा होने लग गया, यानी कि उसका प्रोडक्शन प्लांट के अंदर ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, प्लांट जो है जबरदस्त तरीके से ग्रो कर जाएगा। इसका छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, स्टेरॉइड्स। हम स्टेरॉइड्स लेते हैं बराबर, तो स्टेरॉइड से क्या होता है, स्टेरॉइड से अचानक अगर हम उसको लेने लग जाए तो हमारी बॉडी जो मसल है वो एकदम से फूलने लग जाते हैं। वैसे ही ये अगर हम प्लांट में से एक्सट्रैक्ट करके, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हमने प्लांट में से निकाला, हमने इसको सिंथेसिस किया, बड़े मात्रा में इसको प्रोडक्शन किया, और इसको बोतल में पैक करके अगर इसको हम छिड़काव करते हैं सही मात्रा में, तो क्या होगा, और सही टाइम पे, तो प्लांट को ये ज्यादा मात्रा में मिल जाएंगे, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ यहाँ पर बढ़ेगी। तो मैंने आपको जैसे कि पहले स्लाइड में बताया कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है क्या? यस, 100% है। इसका जो जिब्रेलिन, ऑक्सिन, उसी के साथ साइटोकाइनिन, फ्लोरिजिन का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। यूनिक कॉम्बिनेशन हमारे प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर किया गया है। वो कैसे है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हमारे साइंटिस्ट ने किस तरीके से मैनेज किया है वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यूज किए गए हैं। उसी के साथ बायोस्टिमुलेंट। अभी आप बोलेंगे कि सर ये बायोस्टिमुलेंट होते क्या है? देखो, बायोस्टिमुलेंट की बी लिस्ट आपके सामने यहाँ पर है। ह्यूमिक एसिड, सीवीड एक्सट्रैक्ट से भी बायोस्टिमुलेंट मिलता है। उसी के साथ फोलिक एसिड, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किए गए हुए प्रोडक्ट्स, तो ये जो होते हैं ये बायोस्टिमुलेंट होते हैं। और ये भी क्या काम करते हैं, ये फसल को जरूरी है, क्रॉप को जरूरी है डेवलपमेंट के लिए और अलग अलग स्टेजेस में। तो यहां पर हमने ये सारी चीजें अगर डाली है, इसका मतलब क्या है कि मैंने स्टार्टिंग की स्लाइड में आपको बताया था कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और बायोस्टिमुलेंट जो है ये फसल को ग्रो होने के लिए, प्लांट को, क्रॉप को डेवलप होने के लिए बहुत जरूरी है। तो उस तरीके के इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। तो यहां पर अगर हम आगे बढ़ते हैं, सीड जर्मिनेशन। अभी हमारा प्रोडक्ट जो है ये स्टीम रिच के अंदर हमने अभी क्या क्या देख लिया कि हमारा स्टीम रिच रिवैम्प होके उसके अंदर किस तरीके के यूनिक कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया है वो देख लिया, उसके अंदर के कंटेंट देख लिया। अभी मार्केट से अगर आपको ये क्वेश्चन आया कि भाई साहब स्टीम रिच के अंदर क्या है, तो आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? आपको उसको इतना डीप में नहीं जाना है कि साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ये वो, ये मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। इसका कॉम्बिनेशन है, इसका कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कितना इस्तेमाल किया है, इसका कॉम्बिनेशन कैसे, ये अभी मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, इन्हीं का कॉम्बिनेशन है क्या, तो यस। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो बायोस्टिमुलेंट, अगर वो बहुत ज्यादा आपके सामने जो डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर जो आपका गेस्ट है, अगर वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप 100% उनको उनके सामने बता सकते हैं कि सर बायोस्टिमुलेंट मार्केट में ऐसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं, और हमारे प्रोडक्ट के अंदर ऐसे ऐसे यूज किए गए। तो हम क्या बोल सकते हैं, यस, हमारे प्रोडक्ट जो है ये मार्केट में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। तो किस तरीके के है ये मैंने बताया, उसके अंदर के कंटेंट भी यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश जो है ये यहाँ पर की हुई है। तो मार्केट में अभी जो भी क्वेश्चन आएगा कंटेंट रिगार्डिंग, ये ऐसा नहीं है कि यही कंटेंट है, लेकिन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और बायोस्टिमुलेंट आज की तारीख में हमारे प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर इस्तेमाल किए गए। उसी के साथ हमारा जो प्रोडक्ट है ये फसल यानी कि क्रॉप्स के कौन से स्टेजेस में इस्तेमाल किया जाता है, तो जल्दी से उसके ऊपर बढ़ते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट है ये सीड जर्मिनेशन के लिए बहुत जरूरी है, यानी कि यहाँ पर सीड ट्रीटमेंट हम जिसे कहते हैं, बीज उपचार जिसे कहते हैं, उसके लिए हम अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो जहां पर जर्मिनेशन जो है ये 60 to 70% होता है, वही जर्मिनेशन 90 to 92% तक सीड जर्मिनेशन होगा। अभी किसी आपके सामने किसी गेस्ट ने ये पूछ लिया, सर आपके प्रोडक्ट के अंदर ऐसा क्या जादू है कि जिसके अंदर सीड ट्रीटमेंट अगर स्टीम रिच के साथ करते हैं तो 90 to 90% तक सीड जर्मिनेशन होता है, तो ऐसा क्या है? तो उसके ऊपर, उसके लिए जाने के लिए प्रोडक्ट तो हमने समझ लिया कि हमारे स्टीम रिच के अंदर क्या है, अभी हमें किसको समझना पड़ेगा, सीड को भी समझना पड़ेगा। तो सीड का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होता है? सीड का बेसिक स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि उसके अंदर एक एम्ब्रियो होता है जिसे हम गर्भ कहते हैं, उसके अंदर वो सीड के अंदर फूड स्टोरेज होता है, यानी कि उसका गर्भ का जो है वो खाना उसके अंदर रहता है, और सीड कोटिंग उसके ऊपर से रहता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर हर एक सीड का यहाँ पर होता है। तो ये जो सीड अगर कोई भी किसान यानी कि फार्मर जब कोई भी बीज अगर यूज करता है, यानी कि जो भी सीड यूज करता है यहाँ पर वो उसको जब हम बोनी के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम जब जमीन के अंदर इसको डालते हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि वहां से जब हम
इसको जमीन के अंदर डालते हैं तो उसमें से जर्मिनेशन मात्र 60 to 70% सीड का ही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो सीड होती है ये लगभग ये 6 month ओल्ड होती है, 1 year ओल्ड होती है, या फिर लगभग 1 से 1.5 साल तक ओल्ड होती है। मतलब 6 महीना पुरानी सीड होती है, 1 साल पुरानी, 1.5 साल पुरानी, 2 साल पुरानी तक ये सीड होती है। फिर भी उसमें से जर्मिनेशन कैसे होता है और उसके अंदर गर्भ कैसे जीवित रहता है और वो सीड में से जर्मिनेशन कैसे होता है? क्योंकि वहां पर अगर हम देखा जाए तो जो एम्ब्रियो होता है वो इस फूड के ऊपर जो है ये जीवित रहता है। जैसे ही ये बीज यानी कि ये सीड हवा और पानी के साथ और सही मॉइस्चर जब इसको मिलता है तब इसमें से जर्मिनेशन शुरू हो जाता है, यानी कि यह अंकुरित हो जाता है ये गर्भ। तो इसमें से नवीन जीव यानी कि नया जीव जो है ये यहां से जर्मिनेट हो जाता है। तो यहां पर फिर जो है इस टिमरिज के साथ बीज उपचार करने से ये 90 to 90% कैसे हो जाता है? उसके पीछे का लॉजिक ये है कि कुछ बीज के जो गर्भ होते हैं ये डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं। डॉर्मेंट स्टेज मतलब क्या? जिसे हम कह सकते हैं आपकी भाषा में कोमा में चले जाते हैं, जिसे हम सुप्त अवस्था कहते हैं। डॉर्मेंट स्टेज में चली जाती है बीज, तो उसमें से उसको बाहर निकालने के लिए, उसको स्टिमुलेट करने के लिए, उसको हिलाने के लिए, उस गर्भ को उसको जगाने के लिए तो क्या लगता है? कुछ उसको स्टिमुलेट करने के लिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और बायो स्टिमुलेंट की जरूरत पड़ती है और वो हमारे प्रोडक्ट के अंदर है। तो जैसे कि एक जो होता है जिसे हम कहते हैं साइटोकाइनिन जो होता है, ये क्या काम करता है? ये यहां पर जो होता है ये जर्मिनेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो यहां पर क्या होता है कि जैसे ही हम स्टीमरिज के साथ बीज उपचार करते हैं तो क्या होता है, ये गर्भ को स्टिमुलेट करता है और वहां से क्या होता है, अंकुरन होता है। तो इसलिए उसकी वजह से क्या होता है 90 to 90% जो है जर्मिनेशन हमारे जो स्टीमरिज के साथ अगर सीड ट्रीटमेंट करते हैं, अगर एक एग्जांपल लेते हैं तो 1 लीटर पानी में हम 10 से 15 ml स्टीमरिज आपने ले लिया है ना, वो 10 से 15 ml 20 ml तक भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें आप 1 क्विंटल तक 1 लीटर में 1 से 1.25 लीटर 1 से 1 लीटर के अंदर आप लगभग 1 क्विंटल यानी कि 100 kg तक सीड जो है उसको आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसको क्या करना है, पानी के अंदर वो 10 से 15 ml 20 ml आप स्टीमरिज लो 1 लीटर पानी में, और जो बीज है उसके ऊपर छिटक दो, उसको उसमें से बहना नहीं चाहिए। और जो ऊपर की जो सतह, जिस बीज की ऊपर की सतह बहुत पतली होती है उसको उसके ऊपर इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर सतह निकल जाएगी तो वो बीज आप जब जमीन में अंदर डालोगे तो शायद उसमें से अंकुरन कम होगा। लेकिन जिसकी सतह हार्ड है उसके ऊपर आप 100% बीज उपचार कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट उसको छांव में रहने दीजिए, फिर उसके बाद इसको आप इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको कहता हूं यहाँ पर 100% 90 to 90% तक जो है ये सीड का जर्मिनेशन होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो था ये सीड ट्रीटमेंट के पीछे था। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर सीड ट्रीटमेंट 10 से 15 मिनट होने के बाद क्या हम इसके अंदर जो है सीड्रिल में डाल के डीएपी, यूरिया, व्हाटएवर जो चीजें हम कर सकते हैं? कि यस, आधे घंटे के बाद आप 100% कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से सीड ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। उसी के साथ जो फर्स्ट स्प्रे है, मैं आपको, मुझे पता है लगभग अभी यहाँ पर मैंने 30 मिनट्स जो है 30 मिनट्स तक यहाँ पर मैंने बहुत सारी बेसिक चीजें आपको बताई है। तो ये बेसिक चीजें इसीलिए बताई कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे क्लियर हो जाए। उसी के साथ फर्स्ट स्प्रे जो है ये करना कब करना चाहिए? जब जो प्लांट है, क्रॉप है, जो फसल है, ये जब 3 to 5 लीव्स की हो जाती है, यानी कि उसके ऊपर 3 से 4 पत्ते आ जाते हैं। इसका मतलब कब? जब हमने इसकी बोनी की है, यानी कि हमने जैसे ही उसमें से अंकुरन हुआ उसके बाद 10 से 15 दिन के बाद क्या करना है, हमें एक स्प्रे करना है। जिससे होगा क्या, जो व्हाइट रूट है यानी कि सफेद जड़ों की संख्या बढ़ेगी। देखो प्लांट मेरे सामने स्क्रीन पे आप देख रहे होगे, आपके सामने दिख रहा है। प्लांट के अंदर 2 तरीके के यहाँ पर आप देख सकते हो कि रूट से, एक है सफेद जड़ें होती है और एक है आप देख रहे हो मेन जड़ें। सफेद जड़ें क्या करती है, जमीन के अंदर से माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करने का काम करती है। तो जिससे होता क्या है, व्हाइट रूट्स जमीन के अंदर से मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब करेगी और किसको देगी, फसल को देगी। जिससे क्या होगा, फसल को ऊपर जाएगी तो जमीन के अंदर से न्यूट्रिशन मिलेगा। तो क्या होगा,
पानी और न्यूट्रिशन जमीन से मिलने के बाद फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ये बहुत फास्ट होगा, जिसकी वजह से पत्तों की साइज बढ़ेगी और फोटोसिंथेसिस ज्यादा बनेगा। तो जो पत्ते हैं ज्यादा मात्रा में क्लोरोफिल के माध्यम से जो खाना बनाने का प्रोसेस है वो ज्यादा फास्ट बनाएंगे, जिसकी वजह से फसल की ग्रोथ जो है ये ज्यादा होगी। तो ये पहला छिड़काव क्यों करना चाहिए, इसके पीछे का ये साइकिल आपको समझ में आया होगा ऐसा मैं समझता हूं। इसलिए हमें क्या करना है कि 10 से 15 दिन के बाद पहला छिड़काव करना है। उसी के साथ दूसरा जो छिड़काव करना है ये कब करना चाहिए, सेकंड स्प्रे कब करना चाहिए, जब वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, मतलब जब ब्रांचिंग हो रही है, मतलब जब हमारी जो क्रॉप से ये लगभग 20 से 25 दिन की हो चुकी है, इसका मतलब उसमें से वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है। जब वेजिटेटिव ग्रोथ होती है तब क्या हो रहा है, वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है मतलब क्या, वो यंग हो रहा है, प्लांट जो है क्रॉप है वो प्लांट जो है वो यंग लेवल में आ चुका है, उसकी लेवल जो है वो अभी क्या बोलते हैं उसको 18 साल का जैसा नौजवान होता है तब उसको न्यूट्रिशन की ज्यादा मात्रा होती है। तो वैसे ही हमारा प्लांट भी आज उस वक्त एक यंग लेवल में जो है वो प्रवेश करता है, तो उस वक्त उसको क्या चाहिए, उसको न्यूट्रिशन की ज्यादा मात्रा चाहिए, उसको प्लांट हार्मोन्स की ज्यादा मात्रा चाहिए होती है। तो उस वक्त अगर हम एक स्प्रे करते हैं तो जिसकी वजह से ब्रांचिंग बढ़ेगी, मतलब ब्रांचिंग बढ़ेगी तो क्या होगा, यानी कि उसकी टहनियां बढ़ेगी तो क्या होगा, 100% टहनियां ज्यादा है तो फूल ज्यादा लगेंगे, फ्लावरिंग ज्यादा लगेंगी और फूल का ही बाद में फल में रूपांतर होता है। तो यहाँ पर उसका एक जबरदस्त बेनिफिट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब हम उसका वेजिटेटिव ग्रोथ जब होती है तब एक छिड़काव हमें करना चाहिए। उसी के साथ बहुत सारे लोग जो है ये फ्लावरिंग स्टेज में छिड़काव नहीं करते, स्प्रे नहीं करते, लेकिन आप समझने की कोशिश करो। बहुत बार क्या होता है कि फसल क्रॉप बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि उसके ऊपर फूल जो है ये भी लग जाते हैं लेकिन वो झड़ने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये झड़ने का टाइमिंग कब होता है, जब आसमान में बादल होते हैं। आसमान में बादल होते हैं इसका मतलब क्या होता है, उस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पता है, जब बादल आते हैं यानी कि उस वक्त फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाता है। ऑलमोस्ट मतलब जहां पर 100% हो रहा है वहां पर 70-80% ही खाना जो है ये प्लांट जो है ये फूड बना सकता है। तो उस वक्त जो है ये फ्लावर ड्रॉप होने लग जाता है, क्योंकि उस वक्त तो बहुत न्यूट्रिशन की जरूरत है लेकिन फ्लावर ड्रॉप हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर, तो वहां पर अगर हम हमारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो फ्लावर ड्रॉप रुकेगा, उसी के साथ वहां पर फ्लावरिंग की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के अंदर जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और उसी के साथ बायोस्टिमुलेंट्स है वो क्या करेंगे, फ्लावरिंग ज्यादा होगी, उसी के साथ जो है ये फ्लावर ड्रॉप भी नहीं होने देगा। तो ये यहाँ पर जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी के साथ जब फल लगते हैं और फल लगने की अवस्था है उस वक्त अगर हम एक छिड़काव करते हैं तो उस वक्त क्या होगा, फल जो है ये छोटी साइज में जब रहेगा तब अगर आप छिड़काव करोगे तो उस वक्त उसे, इसका मतलब क्या है, आप देखो ना फल लग रहा है मतलब क्या, रिप्रोडक्शन हो रहा है उसके अंदर से। तो रिप्रोडक्शन जब होता है, जब न्यू बेबी को बर्थ जब होती है तो उस वक्त सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। तब अगर हम एक स्प्रे करते हैं तो उस वक्त होता क्या है कि जो फल है उसकी साइज बढ़ेगी, उसके अंदर के जो अगर फली है तो उसके अंदर के दाने से भरा जाएंगे और उसकी क्वालिटी अच्छी आएगी, उसका कलर अच्छा आएगा, उसका वेट अच्छा आएगा, उसी के साथ उसकी पेरिशेबिलिटी यानी कि जो उसकी टिकाऊ क्षमता है वो ज्यादा दिन तक रहेगी। ये इस तरीके यानी कि स्टोरेज में भी आप रहोगे तो ज्यादा दिन तक ये जो आपका जो प्रोडक्शन है ज्यादा दिन तक रहेगा, खराब नहीं होगा। तो इस तरीके से हम 3 से 4 छिड़काव जो है हम स्टिमरिच के कर सकते हैं। बीज उपचार में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, तो 100%। तो यहाँ पर इसको कितना इस्तेमाल करना है, 15 लीटर के पानी के पंप के अंदर 15 लीटर में हम कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, 15 ml, मतलब 1 लीटर में कितना ml इस्तेमाल करना है, 1 से 2 ml भी इस्तेमाल करते हैं, सफिशिएंट है। यहां पर हम इसको ड्रिंचिंग से यानी कि जमीन के अंदर से भी स्टिमरिच को यहां पर हम दे सकते हैं। तो लगभग 2 एकड़ के लिए जो है ये जमीन के अंदर जो है जो हम इसको ड्रिंचिंग कर सकते हैं। तो जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करो। अभी हम थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर मैं आपको प्राइस कंपैरिजन करवाता हूं। 1 लीटर का स्टिमरिच का बॉटल है ना, 1695 उसकी एमआरपी है। हम डिस्काउंटेड प्राइस भी पकड़ते हैं
तो 1200 रुपए हम पकड़ते, 1100-1200 रुपए एक पंप के अंदर। कितने पंप, यानी कि 1 लीटर में अगर हम 15-15 लीटर, 1 लीटर स्टीम रिच में अगर हम 15-15, ये कैलकुलेशन आप लिख के रखो, बहुत काम आएगा। 15 लीटर के कितने पंप बनेंगे, आप डिवाइड बाय करो, तो ये लगभग 66 यहाँ पर जो है ये पंप बनते हैं। यानी कि जो छिड़काव करने का जो पंप होता है ये 15 लीटर या 20 लीटर का होता है। तो ये यहाँ पर ये हम अगर एवरेज निकालते हैं तो 20 लीटर की अगर बात करते हैं तो लगभग 50-55 बनेंगे, और 15 लीटर की अगर बात करते हैं तो लगभग 60 to 66 पंप यहाँ पर बनते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये मार्केट से अगर इसको कॉम्पिटिटिव अगर किया जाए, प्राइसिंग से साथ इसको अगर कंपेयर किया जाए, मैंने आपको इसके कंटेंट के बारे में अगर कंपेयर किया जाए मार्केट से, मैं कहूंगा तो इसकी कीमत अगर मार्केट में यही प्रोडक्ट आप लेने को जाओगे ये कंटेंट के साथ, मैंने बताया बायोस्टिमुलेंट और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के साथ, दोस्तों मार्केट में ह्यूमिक लेने जाओगे ना तो 500-600 रुपए लीटर से मिलता है, सिर्फ ह्यूमिक मार्केट में चले जाओ, ह्यूमिक सिर्फ 500 रुपए लीटर से मिलेगा। हमारे प्रोडक्ट के अंदर इतने सारे यूनिक कंटेंट डाले गए हैं, और इसका अगर आप रेशो निकालते हो एक पंप का, ज्यादा से ज्यादा 14 से 15 रुपए का खर्चा एक पंप का, प्रति पंप का आता है, मार्केट से कई गुना सस्ता है और कई गुना बेहतर, कई गुना कॉम्पिटिटिव, कंटेंट के बारे में, लुक के बारे में जबरदस्त तरीके से ये प्रोडक्ट है। मैं कहूंगा कि स्टीमरिच के सामने मार्केट का कोई भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नहीं टिक पाएगा दोस्तों। तो बेधड़क होके मार्केट में घुसो और इस प्रोडक्ट को सेल करो। यहाँ पर हमने स्टीमरिच के बारे में देखा और बहुत सारी बेसिक चीजें भी देखी, लेकिन अभी बेसिक में जाने की जरूरत नहीं है, अभी हमारी बेसिक बहुत सारी क्लियर हो गई। अभी हम डायरेक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं। बायो 95, जो कि अभी नया नाम उसका आया है बायो 99। तो ये प्रोडक्ट क्या है, अभी बहुत सारे लोग एक चीज करते हैं, मैं आपको बोलूं बायो 95 एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो आपको 100% ये प्रोडक्ट आपका सेल होना ही चाहिए। अगर आप किसी भी फार्मर के पास, किसान के पास जाते हो तो, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, बायो 99 ये प्रोडक्ट जो है ये ऐसा प्रोडक्ट है कि ये हर प्रोडक्ट के साथ चलने वाला है, मार्केट के कोई भी प्रोडक्ट के साथ। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, सर ये चिपको है क्या, स्टिकर है क्या, हम बोल देते हैं हाँ यस। लेकिन भाई साहब ये सिर्फ स्टिकर का काम नहीं करता है, ये सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर, एक्टिव स्प्रेडर है। इसका मतलब क्या है, ये इसके फंक्शंस आप समझ लो। अगर आप कोई भी किसान मार्केट से केमिकल ला रहा है, फंगिसाइड ला रहा है, कोई भी इंसेक्टिसाइड ला रहा है, कोई भी पेस्टिसाइड ला रहा है, कोई भी हर्बिसाइड ला रहा है, तो अगर उसके अंदर वो 5 ml बायो 99 का इस्तेमाल करता है तो उससे होगा क्या, पहले तो वो पानी को और केमिकल को पूरी तरीके से मिक्स करने का काम करेगा। इसका मतलब क्या है, पानी को और केमिकल को मिक्स करेगा, मतलब क्या करेगा, यहाँ पर जो केमिकल होता है ये पूरी तरीके से पेट्रोल बेस, ऑयल बेस होते हैं। उसकी वजह से ये पानी और केमिकल पूरी तरीके से मिक्स नहीं होते, क्योंकि दोनों का सरफेस टेंशन ये अलग अलग होता है, और सरफेस टेंशन जब तक सेम नहीं होगा तब तक इसका मिक्सिंग नहीं होता है। तो ये क्या करता है, हमारा जो बायो 99 ये प्रोडक्ट है, ये केमिकल का सरफेस टेंशन ब्रेक करता है और पानी और केमिकल को मिक्स करने का काम करता है। तो पहला काम क्या किया, आप कोई भी केमिकल, आप अभी भी बहुत सारे किसान अगर इसमें जुड़े हैं तो आपके पास अगर कोई भी केमिकल की बोतल है तो उसमें आप देख लो, उसके नीचे लिखा है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ पानी में 75%, 70%, 60% घुलनशील है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये 100% मिक्स नहीं होगा पानी के साथ। तो ये हमारा बायो 99 प्रोडक्ट क्या करेगा, ये केमिकल को और पानी को मिक्स करने का काम करेगा, फर्स्ट रोल उसका। सेकंड, ये क्या काम करेगा, इसने मिक्सिंग का काम तो किया है पानी और केमिकल को, उसी के साथ जब इसको स्प्रे करेंगे केमिकल को तो पत्ते के ऊपर ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड करने का काम भी करेगा। आप देख रहे हो जहां पर बायो 99 का इस्तेमाल नहीं किया है और जहां पर इस्तेमाल किया है तो वहां पर यूनिफॉर्म स्प्रेड हो जाएगा। उसी के साथ ये जो केमिकल है उसको वहां पर चिपकाने का, स्टिक करने का भी काम करेगा। थर्ड प्रॉपर्टी, स्प्रेडर भी है, स्टिकर भी है, मिक्सिंग एजेंट भी है। उसी के साथ जो कीटक होते हैं, कोई भी कीटक ले लो, इंसेक्ट ले लो, पेस्ट ले लो, जो भी कैटेगरी के होंगे, वो कौन से साइड पे होते हैं, पत्ते के निचले साइड पे होते हैं। और वो क्या करते हैं, वो रस जो होते हैं, वेंस जो होती है वहां से सक करते हैं। तो हमारे छिड़काव कहां पर करते हैं, हम ऊपर करते हैं, तो वहां पर नीचे तक इसको अंतर प्रवाही बनाने के लिए जो भी प्लांट्स रहते हैं उसके ऊपर जो
उसके ऊपर जो छिद्र होते हैं, यहाँ पर हर एक प्लांट के ऊपर बारीक बारीक वहां पर छोटे छोटे होल्स रहते हैं, वो आंखों से नहीं दिखते हैं, है ना। तो वहां से इस केमिकल को अंतर यानी कि अंतर प्रभाव यानी कि अंदर से पूरे फसल के ऊपर इसका इफेक्ट जो है ये केमिकल का फैलाने का काम कौन करता है, ये बायो 95 करता है। मतलब आप सोचो कि कितने कितने फंक्शंस इसके। उसी के साथ अगर तेज यहां पर अगर सनलाइट है, हेवी सनलाइट है, यानी कि हम जिसे यूवी रेस कहते हैं, बहुत बार जो है ये हमारी आंखों को भी तकलीफ करते हैं, तो वैसे यूवी रेज जो है ये प्लांट को भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उससे बचाने के लिए प्रोटेक्शन का भी काम करता है। मतलब आप सोचो कि बायो 95 ये कितने काम करता है, ये इसके लगभग 5 से 6 अलग अलग प्रॉपर्टीज है, अलग अलग इसके जो है ये बेनिफिट्स है। तो यहां पर अगर आप कोई भी फार्मर के पास जाते हो तो मैं आपको एक चीज कहूंगा कि उसको बायो 95 सेल किए बिना वापस नहीं आना है दोस्तों। वो भले बोलेगा कि सर मुझे आपका एग्रीकल्चर के जो बायोफिट रेंज है मुझे नहीं करना है, प्रोडक्ट आपके नहीं यूज करना है, भाई साहब आप मत करो, लेकिन आप हमारा बायो 99 तो यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं, क्योंकि उसका क्या होगा, उससे केमिकल का जो खर्चा है वो कम होगा। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है आप देखने की कोशिश करो, जहां पर कीटक कंट्रोल करने के लिए, उसी के साथ कैटरपिलर कंट्रोल करने के लिए, सकिंग पेस्ट कंट्रोल करने के लिए, जहां पर किसान फार्मर का 2 से 3 स्प्रे हो रहे थे, मात्र वहां पर एक स्प्रे में ही, एक छिड़काव के अंदर ही उसका जो केमिकल जो भी केमिकल का इफेक्टिवनेस बढ़ेगा, जिसकी वजह से उसका जो स्प्रे का खर्चा है ये लगभग 25% 30% से कम हो जाएगा। इसका मतलब जहां पर उसको 2 बार 3 बार स्प्रे करना था, उसको एक बार में ही जो कीटक है, उसी के साथ जो रस चूसक कीटक है, जो पेस्ट है, जो सकिंग पेस्ट है, वो वहां पर कंट्रोल में आ जाएगा। तो बार बार उसको स्प्रे नहीं करना पड़ेगा, स्प्रे का भी खर्चा बचता है, उसी के साथ लेबर का भी खर्चा यहां पर बचता है। तो ये दोनों का बेनिफिट जो है ये यहां पर जो बायो 99 प्रोडक्ट करना है, इसका मतलब क्या है? आप अगर कोई भी किसान के पास, कोई भी फार्मर के पास जाओ तो उसको बोलना, भाई साहब आप जब भी स्प्रे करो उसमें सिर्फ 5 ml बायो 99 डाल लो। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि हर एक किसान आपका पोटेंशियल कस्टमर है कि नहीं है? 100% है। तो जैसे हमारा डेंटल पेस्ट आप बेच के आते हो, वैसे ही हमारा बायो 95 हर एक किसान तक पहुंचना चाहिए कि नहीं चाहिए? 100% पहुंचना चाहिए। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट जो है ये बायो 95 हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करना कितना है? 15 लीटर के पंप में मात्र कितना? 15 ml। 15 लीटर पानी के अंदर 5 ml, सॉरी 15 लीटर के पानी में मात्र 5 ml इस्तेमाल करना है, और ओनली स्प्रे में ही यूज करो, जमीन के अंदर से इसको मत दो। तो ये क्या है? एक तरीके का सिलिकॉन बेस्ड सरफेस एक्टिव स्प्रेडर है, और बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो मुझे ये गारंटी है आने वाले समय में हमारा हर एक डायरेक्ट सेलर जो है ये बायो 95 के माध्यम से जबरदस्त सेल करेगा। और आपके जोन में से मुझे लगता है कि जैसे स्टीम रिच और बाकी के प्रोडक्ट का जो सेल होता है, वैसे ही बायो 95 भी ये आने वाले समय में एक जबरदस्त प्रोडक्ट सेल जो है उसका आप कर सकते हो। उसी के साथ स्टार्टिंग की स्लाइड में ही मैंने बताया था कि हमारे प्रोडक्ट्स के माध्यम से हम क्या क्या दे सकते हैं। तो हमारे स्टिमुलेंट्स के माध्यम से मैंने क्या बताया, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी दे सकते हैं, स्टिमुलेंट्स भी दे सकते हैं। और हमारा बायो 99 जो प्रोडक्ट है उससे होगा क्या, हमारा केमिकल का खर्चा कम होगा, हमारे किसान भाई का, हमारे फार्मर्स का जो व्हाटएवर जो भी एक्सपेंसेस है वो बहुत सेम है। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करूंगा। तो एनपीके एग्जैक्टली है क्या? अभी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सर, ये क्वेश्चन बहुत बार हमारे पास आता है कि सर हमारे एनपीके के अंदर कितना रेशो है, मतलब यूरिया डीएपी कितना है इसके अंदर, एन में कितना है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, तो हमारे साथ बहुत सारे डायरेक्ट सेलर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये इसमें क्या है अभी, क्योंकि हम लोग क्या है, हम हेल्थ में भी काम करते हैं और हेल्थ के साथ साथ एग्रीकल्चर में भी चले जाते हैं, क्योंकि बहुत बार हेल्थ का बंदा एग्रीकल्चर में भी चला जाता है, उसके ऊपर क्वेश्चनिंग आता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है।
तो वहां पर थोड़ा सा गड़बड़ होने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको बेसिक के ऊपर लेके जाऊंगा, क्योंकि देखो किसान के बेसिक क्वेश्चन के आंसर आपने अगर दे दिया ना, मैं आपको गारंटी देता हूं वहां पर आप क्या कर सकते हो, उसको समझ में आ जाएगा, हाँ इसको एग्रीकल्चर का नॉलेज है ना। तो आप एक थोड़ा सा बेसिक के ऊपर जाते हैं, हम देखते हैं कि भाई इसको समझने के पहले प्लांट न्यूट्रिएंट समझ लेते हैं। मतलब मैंने आपकी स्टार्टिंग में स्लाइड में बताया था भाई प्लांट न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं। तो कोई भी प्लांट को डेवलप होने के लिए, कोई भी क्रॉप्स को डेवलप होने के लिए, फसल को डेवलप होने के लिए लगभग 14 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, और वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। कौन से? एक मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट, है ना। मेरे पास अभी भी 30 मिनट्स है। मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है ये यहाँ पर इस दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फसल को ग्रो होने के लिए ये 14 पोषक तत्व क्या फसल को कहां से मिलते हैं। तो इसमें से जो मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब क्या, मैक्रो का मतलब क्या होता है, ज्यादा मात्रा, मतलब मैक्सिमम अमाउंट में वो लगते हैं, है ना। तो कौन से? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। समझ में आया, है ना। सिंपल है, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और मैं आपको ये शेयर भी कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से? आयरन है, मैग्नीज है, बोरॉन है, जिंक है, कॉपर है, क्लोरीन है, निकल है, मोलिब्डेनम। इतना बहुत ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बेसिक जानकारी आपके लिए मैं दे रहा हूं। लेकिन एनपीके ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो हमारे कई बार डिस्ट्रीब्यूटर कंफ्यूज हो जाते हैं। के मतलब क्या होता है? के मतलब कैल्शियम नहीं होता है, के मतलब पोटेशियम होता है ना। नाइट्रोजन मतलब एन होता है, पोटेशियम मतलब के होता है, फास्फोरस मतलब पी होता है। अभी ये सभी एलिमेंट्स मैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, ये सभी एलिमेंट्स जमीन के अंदर नेचुरल तरीके से अवेलेबल रहते हैं, अभी रहते नहीं है। अभी ये खत्म कर दिया हम लोगों ने। हमने कैसे खत्म हुए उसके ऊपर भी आते हैं। प्लांट्स को डेवलप होने के लिए प्लांट्स जो है ये जमीन में से मिनरल्स, न्यूट्रिशन जमीन में से लेता था, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर से ये जो न्यूट्रिशन ये बाहर से केमिकल के रूप में जमीन में डाले, जिसकी वजह से इनका जो नेचुरल तरीके से प्रोसेस था ना जमीन के अंदर, ये नेचुरल प्रोसेस से जमीन के अंदर बनते थे, तो ये प्रोसेस को ही हमने खत्म कर दिया है। मतलब ये प्रोसेस ब्रेक हो गई, तो जिसकी वजह से हुआ क्या, अभी हमारी जमीन के अंदर 100% केमिकल के, अगर हमने ये बाहर से एक्सटर्नल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट यानी कि इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स अगर जमीन के अंदर नहीं डाले ना, तो हमारी जो प्लांट है ग्रो ही नहीं होगी। लेकिन हमने इसको कैसे खत्म किया, छोटा सा एग्जांपल दूंगा। यूरिया जो होता है उसके अंदर 46% नाइट्रोजन होता है। कितना? 46% नाइट्रोजन, यानी कि 50 केजी की जो आपकी बोरी होती है, यानी कि जो भी आपके इधर क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, 50 केजी का एक ये होता है, उसके अंदर लगभग आपको लगेगा कि 46 केजी, उसमें से 50 में से 46 केजी नाइट्रोजन एन है क्या? नहीं बॉस, 100 केजी जब आप आपके जमीन के अंदर डालोगे ना, तब उसमें से 46 केजी एन मतलब नाइट्रोजन मिलेगा। तो बाकी का 54 केजी, 54 केजी क्या है भाई? उसमें से 46 केजी तो नाइट्रोजन मिल गया, लेकिन बाकी का 54 केजी क्या है? दिस इज द कैरिंग मटेरियल ऑफ नाइट्रोजन। मतलब ये नाइट्रोजन को कैरी करने के लिए ऐसा मटेरियल है कि जो जमीन को बिल्कुल जरूरत नहीं है, और वो जमीन के अंदर जो भी प्रोसेस आपका नेचुरल तरीके से होता था उसको खत्म करने का काम केमिकल करते हैं। अभी आप सोचो, ग्रीन रिवॉल्यूशन जब से हुआ, उत्पाद बढ़ाने के चक्कर में हमने बहुत सारा केमिकल खाद इस्तेमाल किया। हमारे बाजू वाला किसान 2 बोरी डालता है, 2 गोनी डालता है, हम कितना डालते हैं? वो 50 केजी डालता है, हम उस 500 केजी डालते हैं, वो 1000 केजी डालता है, हम 2000 केजी डालते हैं। इससे क्या हो रहा है आप समझ रहे हो? मतलब एक 100 केजी के पीछे 54 केजी आप ऐसा मटेरियल डाल रहे हो कि जो जमीन को खराब कर रहा है। और आप सोचो कि हमारे किसान भाइयों ने कितना डाला, इसकी वजह से हुआ क्या पता है? ये जो न्यूट्रिशन नेचुरल तरीके से जमीन के अंदर बनते थे, वो प्रोसेस ब्रेक डाउन हो गया, पूरी तरीके से बंद हो गया, जिसकी वजह से आज अगर हम केमिकल का अगर नहीं डालेंगे तो हमारी जो फसल है इसको सही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और वो ग्रो नहीं होगी। तो फिर अभी क्या हमारे प्रोडक्ट के अंदर 46% नाइट्रोजन है क्या? डीएपी जैसा कुछ है क्या? तो उसके ऊपर हम आते हैं।
हमारा जो प्रोडक्ट है ये बायो फर्टिलाइजर कैटेगरी में आता है, जिसके अंदर कोई रेशो नहीं है। इसके अंदर ऐसा नहीं है 46% नाइट्रोजन है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर इसमें 46% नाइट्रोजन है क्या? नहीं बॉस, इसके अंदर क्या है, हमारे इसके अंदर क्या है, बैक्टीरिया है। हमारे नाइट्रोजन में क्या है, एन में क्या है, अजोटोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया है, जो कि ऐसा दिखता है। मतलब ये नेट वे से लिया हुआ पिक्चर है, और ऐसा ही साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि माइक्रोस्कोप में आप अगर देखोगे तो ऐसा इसको दिखेगा। ये अजोटोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया जो हमारे एन के अंदर डाला है, मतलब ऐसा ही टाइप का बैक्टीरिया उसके अंदर है। तो ये बैक्टीरिया क्या है, ये बैक्टीरिया क्या करेगा, क्या ये नाइट्रोजन का सोर्स है क्या? ये क्या करता है, जो हमारी जमीन के अंदर, हमारी सॉइल के अंदर जाके नेचुरल तरीके से नाइट्रोजन एब्सॉर्ब करके, जमीन के अंदर नेचुरल तरीके से डिग्रेड करके, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसको डिग्रेड करके वो सारा नाइट्रोजन जो है ये हमारे क्रॉप्स को पहुंचाने का काम करता है। मतलब ये कैरियर का काम करता है, मतलब ये एब्सॉर्ब करता है और पहुंचाने का काम करता है। मतलब ये क्या करता है, हमारे क्रॉप्स को नाइट्रोजन नेचुरल तरीके से बना के ये ऊपर तक पहुंचाता है, रूट्स तक ये पहुंचाता है, और रूट्स उसको एब्सॉर्ब करती है। मतलब हवा में से भी एब्सॉर्ब करता है और जमीन में से भी एब्सॉर्ब करता है, और बहुत सारे ऐसे जमीन के अंदर कंपोजिशंस रहते हैं, उसको डिग्रेड करके, डिकम्पोज करके, उसमें से भी नाइट्रोजन एब्सॉर्ब करके ये बैक्टीरिया जो है ये प्लांट को देने की कोशिश करता है। मुझे पता है मैं थोड़ा सा ज्यादा बेसिक ले रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है इससे आपके क्वेश्चन जो है ये ऑलमोस्ट जो है ये कवर हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे कि सर पी में कौन सा बैक्टीरिया है, फिर पी में कौन सा है? पी में फॉस्फरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है, के में पोटास सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है। आप लिख सकते हैं, या फिर आप इसको रिकॉर्ड किया तो आपके पास हमेशा ये रहेगा ही। तो के में कौन सा है, पोटास सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, पी में फॉस्फरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया नेचुरल तरीके से, नेचुरल प्रोसेस से बैक्टीरिया अवेलेबल जो है, ये बैक्टीरिया जो है ये एनपीके को अवेलेबल कर देने का, प्लांट को अवेलेबल कर देने का काम करता है। तो अभी आप बोलेंगे कि सर इसका फिर हम इसको मार्केट में कंपेयर कैसे कर सकते हैं? मार्केट में भी बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर आते हैं क्या? यस, 100% आते हैं। तो क्या है मार्केट में और हमारे बायो फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है? हमारा जो बायो फर्टिलाइजर है, एन की अगर आप बोतल लेते हैं, उसमें से 1 ml एनपीके निकालो, है ना, 1 ml, कितना, 1 ml, उसके अंदर लगभग 10⁻12 CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, यानी कि एक्टिव बैक्टीरिया जो कि रिप्रोडक्शन की ताकत रखते हैं, ऐसे बैक्टीरिया की कॉलोनीज कितनी है उसके अंदर? 10⁻12। अब मार्केट में जाओ और कंपेयर करो कि मार्केट का बायो फर्टिलाइजर और हमारे बायो फर्टिलाइजर में कंपेयर करो कि 10 कितना है उसके अंदर। मार्केट में जो मिलेगा 10⁻7 मिलेगा, 10⁻9 मिलेगा, 10⁻12 आपको शायद ही कहीं पर मिलेगा। उसके बाद प्योरिटी की बात करते हैं। देखो ये बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये कुछ काम के बैक्टीरिया होते हैं, कुछ काम के बैक्टीरिया भी नहीं भी होते। तो उसके अंदर ये जो बॉटल है, आप बोलेंगे कि सर वो लिक्विड बॉटल है तो उसके अंदर वो लिक्विड होता है, तो इसके अंदर बैक्टीरिया कैसे? देखो लिक्विड जो क्या है वो बैक्टीरिया का खाना है, उसके ऊपर क्या है, वो बैक्टीरिया जीवित रहता है, तो उस खाने में दूसरे बैक्टीरिया भी घुस जाते हैं, मतलब कॉन्टेमिनेशन हो जाता है, दूसरा बैक्टीरिया भी घुस जाता है, तो उससे क्या होता है, प्योरिटी खत्म हो जाती है। उसी के साथ ये जो बैक्टीरिया इनकी इफिशिएंसी खत्म हो जाती है, इनकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो मार्केट में जो आपको एनपीके मिलेगा बायो फर्टिलाइजर में, मैं कह रहा हूं वो अगर हम कंपिटिटिव करते हैं तो उसका जो प्योरिटी है, यानी कि कंटेमिनेशन उसमें है, बहुत ज्यादा मात्रा में रहते हैं, क्योंकि उसको उतने हाइजीन कंडीशन में नहीं बना जाता। ये जो हमारा एनपीके है ये 100% कंट्रोल्ड लैब में बनाया जाता है, तो जिसकी वजह से कंटेमिनेशन का कोई भी चांसेस नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारा एनपीके, ये बैक्टीरिया जो है ये नेचुरल तरीके से हवा में से भी और जमीन के अंदर से एनपीके अवेलेबल कर देने का काम करेगा। तो फिर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि क्या, कि सर फिर हम यूरिया डीएपी डालना बंद कर दे क्या? बॉस नहीं, ऐसा मत करो, एकदम से मत करो। क्या करो, जहां पर 10 यूरिया की बोरी आप यूज कर रहे हो 10, तो वहां पर फर्स्ट ईयर क्या करना है, फर्स्ट ईयर वहां पर आप 8 बोरी जो है, या फिर जो आप उसको बोलते हैं, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, बोरी हमारे यहाँ पे बोलते हैं, तो कट्टा बोलते हैं कहीं पे, तो वहां पर 10 बोरी जहां पर इस्तेमाल कर रहे थे, वहां पर आप उसको पहले साल किसान को 8 बोरी इस्तेमाल करना बोलो, और 2 सेट या फिर 1 सेट एनपीके का बोलो। उसी के साथ फिर धीरे धीरे 6, फिर हमारे 2-3 करो,
हमारे सेट 2-3 बढ़ा, फिर उसको धीरे धीरे कम करने, पहले 8, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 0। मतलब 3 से 4 साल के अंदर धीरे धीरे जो केमिकल मार्केट से वो यूज कर रहा था, यूरिया, डीएपी, उसको धीरे धीरे कम करते जाओ और हमारा रेशो धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। 4 से 5 साल के बाद आपके जमीन के अंदर, मतलब आपकी नहीं, किसान की जो भी जमीन है उसके अंदर क्या होगा, नेचुरल तरीके से एनपीके, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बनने का प्रोसेस जो है ये स्टार्ट होने लग जाएगा, जिसकी वजह से आपको मार्केट से केमिकल फर्टिलाइजर लाने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन प्रोसेस कितने साल का है? 3 से 4 साल का प्रोसेस है, लेकिन इसको हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। जिससे फायदा क्या होगा, जिससे हमारी जमीन की पोरेसिटी बढ़ेगी, उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनकी संख्या बढ़ेगी, उसी के साथ मित्र कीटक की संख्या बढ़ेगी, उसी के साथ हमारी जमीनें पहले जैसी मुलायम हो जाएगी, उसी के साथ वाटर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उसी के साथ हमारे जमीन की जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी अच्छे लेवल पे डेवलप हो जाएगी और हमारी जमीन जो है ये प्रोडक्टिव हो जाएगी। 100% उसमें प्रोडक्टिव चीजें हो जाएगी, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो सही मात्रा में उसको न्यूट्रिशन जो है यहाँ पर मिलते रहेगा। तो इस तरीके से हमारे एनपीके जो प्रोडक्ट है ये इस तरीके से काम करता है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एनपीके को स्प्रे में यूज मत करो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया आप अगर स्प्रे में करोगे तो क्या हो जाएगा, हवा के साथ संपर्क आके क्या हो जाएगा, वो खत्म। हवा के साथ संपर्क नहीं, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोज होगा तो क्या हो जाएगा, वो वहां पर उसका इफेक्टिवनेस, देखो रिजल्ट आएगा, साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो हमें रिजल्ट चाहिए वो 100% रिजल्ट वहां पर नहीं आएगा। इसके लिए एनपीके को स्प्रे में नहीं यूज करना है, इसको जमीन के अंदर से ही अगर हम यूज करते हैं तो क्या होगा, बेहतर रिजल्ट, बेहतर परिणाम जो है हमें यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिलते हैं। उसी के साथ ड्रिप के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रिप के माध्यम से, और फ्लड वाटर जो देते हैं उसके साथ भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा कहना एक ही है, क्या कि ये जमीन के अंदर आपके खेत में जाना चाहिए, लेकिन आपके जमीन के अंदर मॉइस्चर होना चाहिए। अगर मॉइस्चर रहेगा तो बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन फास्ट होगा। तो कई बार किसान क्या करते हैं, किसान भाई जो फार्मर्स होते हैं क्या करते हैं कि वो जो मतलब जमीन के अंदर मॉइस्चर नहीं है वहां पर भी एनपीके डाल देते हैं, तो होता क्या है, वो बैक्टीरिया मर जाते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आता। तो हमें क्या करना है, हमें हमारी फसल में 2 बार तो भी एनपीके जो है, ये जब हमारी फसल जो है, ये मैंने जब बताया था स्प्रे के सेकंड स्प्रे, जब हमारी जो फसल है क्रॉप से ये लगभग 20 से 25 दिन का होगा, तब एक जमीन के अंदर से इसको दो, और जब फ्लावरिंग स्टेज और फ्रूट फॉर्मिंग स्टेज है उसके बीच की स्टेज में अगर आप दोगे तो वहां पर एक जबरदस्त रिजल्ट आपको वहां पर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि फ्रूट फॉर्मिंग स्टेज में के देना बहुत जरूरी होता है। के की वजह से फ्रूट की साइज जो है ये बढ़ती है, और एन जब आप स्टार्टिंग में एनपीके स्टार्ट में दोगे तो एन की वजह से क्या होगा, जो ग्रोथ है उसी के साथ जो हरापन है, क्लोरोफिल फॉर्मेशन का स्टेज है वो फास्ट होता है। स्टार्टिंग की स्टेज में एन जो है वो बहुत वहां पर रोल प्ले करता है। तो जब फ्रूट फॉर्मिंग स्टेज होगी वहां पर आप के का यूज अच्छे तरीके से करोगे तो फ्रूट की साइज बढ़ेगी, कलर बढ़ेगा, तो ये सारी चीजें यहाँ पर होगी। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप पानी के साथ यूज करोगे तो लगभग 1 से 2 ml जो है पर लीटर आपको इसको इस्तेमाल करना है, लेकिन स्प्रे में इसको यूज मत करो। उसी के साथ हम अगर बात करते हैं शेड प्रोडक्ट की बात करते हैं। चलो यहाँ पर अभी भी मेरे पास लगभग 20 मिनट है, थोड़ा बेसिक ज्यादा यहाँ पर मैंने लिया है, इसकी वजह से 10-15 मिनट सेशन थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पर अगर हम शेड प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं तो शेड प्रोडक्ट जो है लोडेड विद बायोस्टिमुलेंट। देखो फिर से पहली स्लाइड, अभी अगर मैं वो बायोस्टिमुलेंट नहीं समझाता ना आपको तो आप बोलते कि सर ये बायोस्टिमुलेंट बार बार क्यों आ रहा है। लोडेड विद बायोस्टिमुलेंट, सोचो आपके पास जो शेड आ रहा है ना दोस्तों, अभी ये स्टीम रिच के बराबर का प्रोडक्ट है, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन वाला प्रोडक्ट है। आप इसमें देखो नीचे और एक लाइन लिखी हुई है, एनहांस बायोअबिलिटी ऑफ माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड एसेंशियल मिनरल्स। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये प्रोडक्ट जो है ये बहुत जबरदस्त, और ये मैं कह सकता हूँ ऑलराउंडर प्रोडक्ट हम कह सकते हैं शेड को, क्योंकि जैसा स्टीम रिच है वैसे ही मेरे हिसाब से मैं अगर इसको एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो शेड जो प्रोडक्ट है आने वाले समय में इसके बहुत तगड़े रिजल्ट जो है आपको नए शेड प्रोडक्ट के मिलने वाले हैं। इसमें क्या क्या है,
इसके अंदर जो है ये बायोस्टिमुलेंट की भरमार है और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी एक्सट्रैक्ट्स इसके अंदर डाला गया है, जिसके अंदर मैं स्टार्टिंग की जो स्लाइड थी, ह्यूमिक एसिड का कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या? यस, फोलिक एसिड, सीवीड एक्सट्रैक्ट, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसी के साथ यहाँ पर एंजाइम्स, इसका यूनिक कॉम्बिनेशन, जबरदस्त लोडेड में इसके अंदर जो स्लाइड के ऊपर जो पहला ही लाइन लिखा है लोडेड विद बायोस्टिमुलेंट। मार्केट में जाओगे तो आपको सिर्फ एक बायोस्टिमुलेंट मिलता है दोस्तों, क्या? ह्यूमिक एसिड चिपका देते हैं किसानों को, एक, सिर्फ एक। और हमने क्या दिया है? बहुत सारे इसके अंदर जो है जो बायोस्टिमुलेंट्स है, हमने फोलिक एसिड हो गया, ऐसे बहुत सारे जो यूनिक कॉम्बिनेशन जो है इसका दिया हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा मैं आपको बोलता हूं। मैंने इसके रिजल्ट्स बहुत जबरदस्त तरीके से देखे हैं, नया स्टीम रिच के भी रिजल्ट मैंने देखे हैं, लगभग मैंने देखा है 24 आवर्स में मैंने इसके रिजल्ट देखे। मैंने मेरे खुद के फार्म में यूज किए, 46 आवर के अंदर इसके रिजल्ट्स मैंने जो है 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर यहाँ पर रिजल्ट जो है ये देखने को मिलते हैं। नए स्टीम रिच, नए शेक, नया एनपीके जबरदस्त फॉर्मुलेशन के साथ बनाया है। उसी के साथ ये है जो मैं आपको कह रहा हूं, ये अगर हम बात करते हैं तो इससे होगा क्या? ये जो प्रोडक्ट है इससे बायोस्टिमुलेंट तो मिलेगा, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है इसकी भी पूर्तता जो होती है, ऐसे जो बैक्टीरिया है उनको डेवलप होने में जो फेवरेबल कंडीशन होती है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, वो बढ़ाने की प्रोसेस में भी शेत प्रोडक्ट के अंदर के जो कंटेंट है वो काम करते हैं। तो यहाँ पर शेत जो प्रोडक्ट है ये जमीन के अंदर से भी दे सकते हैं और हम इसको स्प्रे के अंदर से भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल है उसकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है कि बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या? बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी मतलब नेचुरल तरीके से न्यूट्रिशन अवेलेबल होने की प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसी के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या? उसका स्ट्रक्चर हो गया, उसकी पोरेसिटी हो गई, उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो गई, ये सारी चीजें किसमें आती है? केमिकल, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। उसी के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हो गई? इसके अंदर बहुत सारे नेचुरल तरीके से जो चेंजेस होते हैं, बहुत सारे नेचुरल तरीके से जो बेनिफिशियल एसिड्स तैयार होते हैं, बहुत सारे कंपोजिशन इसके अंदर तैयार होते हैं, तो ये भी प्रोसेस जो है ये इंप्रूव करने का काम जो है इसके अंदर के कंटेंट करेंगे। उसी के साथ सॉइल हेल्थ बूस्ट होगी। सॉइल हेल्थ बूस्ट होगी मतलब क्या? अल्टीमेटली कहां पर जाएंगे? इसेंशियल न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी ज्यादा मात्रा में होगी। माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, इनकी अवेलेबिलिटी ये जो है ये ज्यादा मात्रा में जमीन के अंदर होगी। और उसी के साथ जो प्लांट है उसकी डिफेंस सिस्टम, देखो आप स्टार्टिंग की वेबसाइट पे फिर से रिकॉल करो, कौन सी? स्टीम रिच की वेबसाइट। वहां पर मैंने क्या किया था कि हमारे स्टीम रिच की वजह से स्ट्रेस कंडीशन में भी हमारा प्रोडक्ट लड़ेगा और उसकी ह्यूमिंग सिस्टम बढ़ेगी। ह्यूमिंग सिस्टम रोग प्रतिकार, लेकिन डिफेंस सिस्टम मतलब क्या? उसके ऊपर किसी भी इसका अटैक होता है तो उसके अगेंस्ट इसकी लड़ने की क्षमता जो है ये बहुत बढ़ाने में मदद करेगा प्लांट की। तो एक जबरदस्त प्रोडक्ट है। का प्रोडक्ट जो है इसको स्प्रे में भी यूज कर सकते हैं और इसको हम जमीन के अंदर से भी इसको यूज कर सकते हैं। जमीन के अंदर से भी हम शेत जो प्रोडक्ट है इसको हम दे सकते हैं। तो इसको यूज करने के लिए जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि जो पर लीटर जो है इसको 1 से 2 ml इसको यूज कर सकते हैं। उसी के साथ ड्रिप में से यूज कर सकते हैं, जमीन के अंदर से यूज कर सकते हैं, ड्रिंचिंग से यूज कर सकते हैं, फ्लड इरिगेशन से भी इसको हम दे सकते हैं। यानी कि जमीन के अंदर से पानी के माध्यम से इसको देना जरूरी है। बहुत बार क्वेश्चन ये आता है कि सर एनपीके और शेक को मिक्स कर सकते हैं क्या? यस, 100% कर सकते हैं। मैं कहूंगा ऐसा करोगे तो 100% एक जबरदस्त रिजल्ट जो है ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एनपीके और शेक जमीन के अंदर से दो, लेकिन अगर स्प्रे में करना है तो सिर्फ शेत का स्प्रे करो। देखो बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि सर हमारे यहाँ पे जमीन के अंदर से एनपीके नहीं दे सकते, तो क्या अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है? तो हम वहां पर शेत का स्प्रे 2 बार करो। जहां पर 1 बार करते थे वहां पर 2 बार करो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर के बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो कि नेचुरल तरीके से, नेचुरल हवा में से भी कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, कुछ ऐसे इसके अंदर एक्सट्रैक्ट्स है कि जो हवा में से भी एन को फिक्स करके प्लांट को देने का काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे यूनिक कंटेंट इसके अंदर डाले गए। नए पैकेजिंग वाला प्रोडक्ट मैं कहता हूं शेत, ये किसानों को बहुत सरप्राइज करने वाला है। तो मैं कहूंगा टूट पड़ना शेत के ऊपर। शेत और नया आप सोचो कि शेत
उसी के साथ स्टीम रिच और नया बाइंड 99, क्या पैक बनने वाला है, जबरदस्त पैक, जिसकी वजह से हम मार्केट को धोने वाले हैं। मैं कहूंगा ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन वाला प्रोडक्ट आज की तारीख में, अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूं तो मैं लगभग यहाँ पर इस सेक्टर में लगभग 11 साल से काम कर रहा हूं। मुझे पता है कि मार्केट में इस तरीके का कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट आपको नहीं मिलने वाला, इस तरीके का यूनिक प्रोडक्ट मार्केट में किसानों को नहीं मिलने वाला। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। लगभग यहाँ पर 1 लीटर पर 200 लीटर पानी में हम यूज करके इसको 1 एकड़ के अंदर जो है ये इसको हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट है। ये हुए हमारे लगभग, हमने यहाँ पर 4 प्रोडक्ट जो है ये देख लिए। अभी हम आते हैं इंटैक्ट प्रोडक्ट और रैपअप प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट अभी बचे हैं, उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग की स्लाइड में आपको बताया था, क्या बताया था कि हमारी फसल को, हमारे प्लांट को कुछ लोग नुकसान करते हैं, कुछ दुश्मन है। तो ये कुछ दुश्मन आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये हमारे सकिंग पेस्ट, ये जनरल है, ये इसी के अंदर बहुत सारे सब टाइप आते हैं। तो एफिड से, लीफ हॉपर से, थ्रिप से, व्हाइट फ्लाई, बेटल से, माइट से, आपके एरिया में अलग अलग लैंग्वेज है, इसको अलग अलग तरीके से इसको बोला जाता है। कहीं पे इसको मच्छर बोलते हैं, कहीं पे सफेद मच्छर, हरे मच्छर, व्हाइट फ्लाई, ऐसे बहुत सारे नाम इसको है। लीफ हॉपर्स, जिसका अटैक अभी अभी बहुत सारी जगह पर, यहाँ पर हमारे इंडिया में, राजस्थान में, उसी के साथ एमपी में, महाराष्ट्र में हुआ है ना। तो उसी के साथ व्हाइट फ्लाई, बीटल्स, माइट्स जो है, जिसे दीमक कहते हैं, इसका भी अटैक जो है ये फसल के ऊपर होता है। ये काम क्या करते हैं, ये सकिंग पेस्ट है, मतलब ये सैप जो होता है ना, जो सैप जो होता है, जो खाना होता है, उसको ही ये खींच लेते हैं, सक कर लेते हैं और अपना पेट भरते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो पत्ते हैं ये सुकड़ने लग जाते हैं। मतलब आप देखेंगे कि इस तरीके के पत्ते हो जाते हैं नीचे से, ये इसको पूरा सैप अगर निकाल लिया तो इस तरीके से पत्ते हो जाते हैं, सुकड़ने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर सकिंग पेस्ट का अटैक हुआ है। तो ये सकिंग पेस्ट जो है ये कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसको स्टार्टिंग से ही अगर हम यूज करेंगे इंटैक्ट प्रोडक्ट को, ये प्रोडक्ट सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करने में काम करता है। और ये कौन से लेवल में काम करेगा, ये पहले तो क्या करेगा, सकिंग पेस्ट के अंडे नष्ट करेगा, मतलब उसके एग्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो जिसकी वजह से क्या होगा, उसमें से नया जनरेशन ही नहीं आएगा। एंटीफीडेंट कर देगा, मतलब जैसे ही इसका स्प्रे होगा और अगर वो उसको सक भी करता है सैप को प्लांट की, तो उससे होगा क्या, एंटीफीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से ये उसमें से सैप को सक नहीं कर पाएगा, उसके अंदर जो है अटैक नहीं कर पाएगा। उसी के साथ उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक हो गई। इसका मतलब क्या है, उसने अगर ये इसको सक भी कर लिया तो वो दोबारा से नुकसान नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरीके से अंदर से डिस्ट्रॉय हो गई। उसी के साथ यहां पर उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसकी वजह से ना ही वो नए जनरेशन, पुनः जनरेशन के लिए वो रेडी हो पाएगा, इसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन भी नहीं आएगा, उसका नॉमिनी नहीं आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पर हमारी फसल को किसी भी तरह का नुकसान जो है ये नहीं हो पाएगा। उसी के साथ आप बोलेंगे कि सर इसके अंदर के जो कंटेंट है, क्या ये केमिकल, अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये इंसेक्टिसाइड है, मतलब 100% ये केमिकल वाला होगा। नहीं बॉस, ये नीम बेस यहाँ पर इंटैक्ट बनाया है, और इसके अंदर के जो आपके जो वेबसाइट पे जो हमारी पीपीटी है, जो पीपीटी है उसके ऊपर आप अगर देखेंगे तो उसके ऊपर जो कंटेंट आपने देखे है ना, केटोन से, टेरिपेन से, अल्कोहॉल से, है ना, तो ये सारी चीजें आप इसको, ये इंग्लिश में है, इसको आप सर्च करो हिंदी में, आपको इसके मीनिंग्स मिल जाएंगे। सदाफुली जो नेचुरल तरीके से अवेलेबल होती है, ये सारी चीजें आयुर्वेदा में, या फिर हमारे जो पुराने किसान थे या फिर हमारे पूर्वज जो है, ये इसी तरह के इसके एक्सट्रैक्ट निकाल के जो है ये इसका यूज करते थे। तो हमने क्या किया, इसको नेचुरल तरीके से एक्सट्रैक्ट किया, नेचुरल सोर्सेस से इसको लिए हैं, ये सारी चीजें नेचुरल सोर्सेस से मिलती है, और इसको हमने न्यू टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज किया और उसमें से इंटैक्ट प्रोडक्ट को हमने बना। लेकिन मेरा कहने का एक ही चीज है कि इंटैक्ट को स्टार्टिंग से यूज करो, प्रिवेंटिव के जैसे यूज करो, तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल ये मिलेगा। क्या बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर इससे लार्वा जो होती है, जो इल्ली होती है, ये खत्म होगी क्या? मैं कहूंगा छोटी लार्वा तो कंट्रोल हो जाएगी, मतलब छोटी अवस्था में बेबी वाली, बड़ी वाली तो नहीं होगी, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस पावर ज्यादा है। उसकी रेजिस्टेंस पावर के साथ साथ आज वो इतनी ये हो चुकी है, यहाँ पर इतने केमिकल की इस्तेमाल कर करके वहां पर उसकी रेजिस्टेंस पावर इतनी बढ़ चुकी है कि वो केमिकल से भी, आप मार्केट का कितना भी खतरनाक केमिकल ले आओ, खत्म नहीं होगी। तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको अलग अलग
जो केमिकल सिंथेटिक जो है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग लेवल से अगर आपका केमिकल का खर्चा कम करना है, आपकी खेत में जो लार्वा है, कैटरपिलर है, उसकी साइज अगर नहीं बढ़ने देनी है, तो आप स्टार्टिंग से ही आप इंटैक्ट का यूज करो। 2 से 3 स्प्रे इसके करो। अगर आप इसके 2 से 3 स्प्रे स्टीम रिच बायो 95 के साथ या फिर बायो 95 के साथ आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो एक जबरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो 1 लीटर जो पानी है उसके अंदर हमें 2 ml प्रति 2 ml जो है ये इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो सकिंग पेस्ट के लिए ये काफी कारगर साबित होता है। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोडक्ट है। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं हमारे रैपअप प्रोडक्ट जो कि इस कैटेगरी का आखिरी प्रोडक्ट, उसके ऊपर हम यहाँ पर आते हैं। रैपअप प्रोडक्ट मैंने स्टार्टिंग की स्लाइड में फिर से मैं आपको लेके जाता हूँ जहां पर मैंने बताया था कि डिसीज कौन कौन क्रिएट करता है। एक वायरस करता है, ये फंगस करता है और बैक्टीरिया क्रिएट करता है। तो हमारे पास रैपअप जो प्रोडक्ट है किस लिए बनाया गया है? के लिए, फंगस फुफूंद के लिए, है ना। हमने कई बार देखा है कि जो फंगस होता है वो अटैक अगर करता है फसल के ऊपर यानी कि क्रॉप्स के ऊपर, तो 1 दिन के अंदर वो पूरे खेत में स्प्रेड हो जाता है ना। पूरे खेत के अंदर वो पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाता है 1 दिन के अंदर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फंगस ये पानी के साथ, हवा के साथ, आपके साथ ये खेत में स्प्रे होते रहता है हवा के साथ। तो ये प्लांट के ऊपर अगर इसका अटैक हुआ तो इसका मतलब ये पूरे खेत में फैल गया। तो ये कब होता है? ये कब अटैक होता है इसका अटैक कब होता है? जब बारिश ज्यादा हो रही है, जमीन में गीलापन है, तो उस वक्त फंगस का अटैक ज्यादा होता है। जमीन के अंदर नमी ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है, तो उस वक्त जो है ये फंगस ग्रो होता है। तो इसको सिम्टम्स क्या है? फसल के ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट आ गए हैं, यानी कि पत्तों के ऊपर, जड़ों के ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट आ गए, पीले कलर के स्पॉट आ जाते हैं कभी कभी, या फिर सफेद व्हाइट कलर का, आपको व्हाइट कलर का भी फंगस देखने को मिलता है, ये भी इसके स्पॉट आ जाते हैं। इसका मतलब आपके खेत में फंगस का अटैक हुआ है, आपके फसल में फंगस का अटैक हुआ है। तो ये जड़ों पे ऊपर भी फंगस अटैक करता है कि? यस, 100% करता है। तो फिर इसको अभी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या कि ये 1 दिन में पूरे खेत में स्प्रेड हो जाता है। तो अभी इसको कंट्रोल क्या करेंगे? तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा? इसको वहीं के वहीं रोकना पड़ेगा। तो इसके लिए यूनिक प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया। मैं चाहूंगा हमारे साइंटिस्ट जो है ये काफी, मैं कहूंगा ये इस तरीके का दिमाग लगा सकते हैं। मार्केट में लोग भी सोचते होंगे, तो हमारे साइंटिस्ट ने एक जबरदस्त दिमाग लगाया, भाई ऐसा काम करते हैं इस फंगस को वहीं के वहीं यही रुक जाए, कहीं से यहां से कहीं फैले ही नहीं। तो उसके लिए कुछ प्रोडक्ट बनाया जाए। तो उनके दिमाग में आया लैमिनेशन वाला सिस्टम कि भाई ऐसा प्रोडक्ट बनाओ कि जो पेपर को लैमिनेट करता है, यानी कि पेपर को लैमिनेट करता मतलब क्या? हमारा जो पेपर होता है उसको प्लास्टिक का लैमिनेशन करते हैं, वैसे ही क्या हम कर सकते हैं जिसकी वजह से पेपर खराब नहीं होगा। वैसे ही अगर फसल के ऊपर फंगस का अटैक हुआ भी तो वो वहीं के वहीं रुक जाए और वहीं के वहीं सप्रेस होकर खत्म हो जाए। तो यह हमारे कुछ साइंटिस्ट ने जबरदस्त मेहनत करके यहाँ पर बैक्टीरिया के एक्सट्रैक्ट निकाल के, बैक्टीरिया का एक्सट्रैक्ट निकाल के, बैक्टीरिया में से कुछ ऐसी चीजें ढूंढ निकाली कि भाई इसका एक्सट्रैक्शन इस रैपअप प्रोडक्ट में डाला, जिसका हुआ क्या कि अगर हम रैपअप का अगर स्प्रे करते हैं तो इसका लैमिनेशन पत्तों के ऊपर हो जाता है, फसल के ऊपर हो जाता है, क्रॉप्स के ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से 21 डेज तक इसका लैमिनेशन रहता है। और ये किसके ऊपर कारगर है? अगर फंगस का अटैक हुआ है, सपोज 1 स्पॉट के ऊपर यहां पर हुआ है, तो वो वहीं के वहीं रह जाएगा, स्प्रेड नहीं होगा। और हमने प्रिवेंटिव की तरह इसको अगर यूज करा रैपअप को कि भाई बारिश ऑलरेडी हो रही है, बहुत ज्यादा नमी है, तो अगर बायो 95 और रैपअप को मिक्स करके अगर यूज कर लिया तो क्या हो जाएगा? हमारे फसल के ऊपर क्या होगा? जो फंगस है, फफूंद है, उसका अटैक नहीं होगा। नहीं तो हमारे किसान भाई मार्केट में पेस्टिसाइड को सकिंग पेस्ट के लिए अटैक, सकिंग पेस्ट का अटैक होता है तो अलग से खर्चा करते हैं, फफूंद का अटैक होता है तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे फंगीसाइड है जो केमिकल के होते हैं जो कि आपकी फसल को साइड इफेक्ट करते हैं, तो वो भी हम यूज करते हैं। तो उससे छुटकारा पाने के लिए, आपका खर्चा कम करने के लिए, फफूंद को कंट्रोल करने के लिए मैं कहता हूं मार्केट में ऐसा यूनिक प्रोडक्ट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा जबरदस्त प्रोडक्ट जो है कंपनी ने डेवलप किया है, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, क्या सर इसको बायो 95 के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? यस, 100% करो। मैं कहूंगा इसको बायो 95 के साथ ही इस्तेमाल करो। सिर्फ क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट की जो स्पेशलिटी वो अलग है।
बहुत बार लोग क्या बोलते हैं कि सर इसको स्टार्टिंग से पड़ेगा। देखो आपको अगर कि आपके यहाँ पे आपके खेत में फुफूंद का अटैक, फंगस का अटैक ज्यादा हो रहा है तो यस स्टार्टिंग से यूज करो बायो 95 और रैपअप और स्टीमरिच का साथ मिक्स करके यूज कर सकते हैं। बस हमारे साइंटिस्ट थोड़ा सा ये कहते हैं कि शेर को रैपअप को मिक्स मत करो, है ना। तो ये थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखना है, बाकी कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं क्या सर ये सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करेगा क्या? मैं कहूंगा नहीं, सकिंग पेस्ट इससे कंट्रोल नहीं होता। सकिंग पेस्ट के लिए हमारे पास अलग से प्रोडक्ट है इंटैक्ट, उसको यूज करो, ठीक है। तो इस तरीके से ये रैपअप प्रोडक्ट को हम यूज कर सकते हैं। ये एक जबरदस्त प्लांट डिफेंस सिस्टम, हम इसको डिफेंस सिस्टम ही कह सकते हैं प्लांट की। तो ये प्लांट डिफेंस सिस्टम को बढ़ाने के लिए यहाँ पर रैपअप जो है ये बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं सर इसको स्प्रे कर देंगे तो इसका जो आवरण है, इसका जो लैमिनेशन है ये 21 दिन तक रहेगा, फिर दूसरे प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते? भाई साहब बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इतना थीन लेयर होता है जिसकी वजह से फसल को इससे कोई भी नुकसान नहीं होता। बाकी के अगर पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का, स्टीमरिच का, बायो 95 का इस्तेमाल करोगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये रैपअप प्रोडक्ट हमारा है। तो इस तरीके से हमने जो है हमारी क्रॉप केयर बायोफिट की क्रॉप केयर रेंज जो है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है और ऑलमोस्ट यहाँ पर 6:30 बज चुकी है। आखिरी का प्रोडक्ट जो है ये हमारा जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर मैं आऊंगा। हमारे 2 प्रोडक्ट यहाँ पर अभी भी बचे हैं, एक पेट लोशन और हमारा सीएफसी प्रोडक्ट, ठीक है। तो पेट लोशन जो प्रोडक्ट है ये रीलॉन्च किया गया है। अभी ये प्रोडक्ट क्या है? अभी ये पेट लोशन जो ये यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे जो हमारे फार्मर्स है ये एक्स्ट्रा इनकम के लिए जो है ये हमारे गाय, भैंस, घोड़े, बछड़े, इनका बहुत सारे लोग जो है इसका फार्मिंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, गोट फार्म होता है, हॉर्स फार्म होता है, स्टर्ड फार्म होता है, उसके साथ बकरों का फार्म होता है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर उनकी सेहत की ध्यान रखने के लिए वो केमिकल का भी यूज करते हैं। आप बोलेंगे कि सर के उनकी सेहत का ध्यान रखने के लिए केमिकल मतलब क्या? भाई जैसे फसल के ऊपर कीटक आते हैं ना, सकिंग पेस्ट मैंने जैसे बताए थे, वो क्या करते हैं, सैप सक कर लेते हैं फसल के ऊपर के सकिंग पेस्ट, उसका खाना चूस लेते हैं। तो वैसे हमारे जो जानवर होते हैं, हमारे जो किसान भाई फार्मर के जो भी जो एनिमल्स है उनका क्या करते हैं, खून चूस लेते हैं। ये ऐसे कीटक होते हैं। ये खून चूसने वाले कीटक जो है उनको अशक्त बना देते हैं। उस तरीके से उनका खून अगर चूसते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है, मक्खियां उनके ऊपर हो जाती है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए जो हमारे फार्मर्स है बहुत सारी केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये केमिकल उनके स्किन के अंदर से अंदर जाता है, उनके मुंह से अंदर जाता है, उनके खाने के अंदर से अंदर जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे गाय भैंस जो है ये मर जाते हैं। तो वहां पर एक बहुत बड़ा नुकसान जो है हमारे किसान भाइयों का होता है। तो उसके लिए क्या हम क्या ऐसा कुछ सॉल्यूशन ला सकते हैं क्या? तो 100% नेटसब उसके लिए भी एक जबरदस्त सॉल्यूशन लेके आई। हमारे साइंटिस्ट ने एक जबरदस्त काम किया और एक 100% हर्बल ऐसा पेट लोशन लेके आए, जिसकी वजह से जो कीटक हमारे जानवरों के ऊपर होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर जो है ये पेट लोशन का यूज कर सकते हैं। इसको यूज कैसे करना है? इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 लीटर पानी लो, उसमें 10 से 15 ml पेट लोशन डालो। उस घोल को जो आपके घर में जो भी गमछा है या फिर जो भी आपके पास है उससे उसको नीचे की साइड से ब्रश है उससे नीचे की साइड से ऊपर लगाते जाओ, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, बालों के अपोजिट साइड से लगाओ, जिसकी वजह से ये जो है ये कीटक जो है ये बालों के अंदर फंसे रहते हैं। तो वहां तक ये दवा अगर पहुंच गई, पेट लोशन अगर पहुंच गया, तो ये यहाँ पर जो है ये जानवर के जितने भी उसके ऊपर कीटक है उसको खत्म कर देगा और वहां पर दोबारा से ये कीटक नहीं होंगे, मक्खियों को आसपास नहीं आने देगा। तो इस तरीके से ये पेट लोशन प्रोडक्ट है। लेकिन इसको एक ही प्रिकॉशन रखो, इसको यूज करने के पहले जानवर को यानी कि आपके गाय भैंस जो भी व्हाटएवर है उसको पहले क्लीन कर लो, पानी से साफ धो लो, फिर उसके बाद इसका यूज करो, क्योंकि बहुत बार डस्ट उसके ऊपर होती है। तो उसको क्लीन करके फिर इसको यूज हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद 3 से 4 घंटे रहने दो, फिर उसके बाद फिर से धो लो। आपकी गाय भैंस पूरी तरीके से क्लीन हेल्दी रहेगी। उसके लिए पेट लोशन का यूज यहाँ पर हम कर सकते हैं। और आखिरी जो प्रोडक्ट है इस कैटेगरी का वो है हमारा CFC प्रोडक्ट, जो कि हम इसे कैटल फीड कॉन्सेंट्रेट कहते हैं। मैं आपको एक चीज कहूंगा,
एक ही चीज कहूंगा, जितने अगर यहाँ पर कोई वेटरनरी के डॉक्टर या फिर वॉट जो भी लोग अगर ऐड है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप सर और आप अगर कहीं वेटरनरी वाले के पास जाओ और उनको एक ही चीज पूछो, सर कि क्या आप ये जो नेक्सप का सीएफसी प्रोडक्ट है उसके जैसा कंटेंट, एक ही, मैं बोल रहा हूं एक ही प्रोडक्ट, इतने सारे कंटेंट, एक ही प्रोडक्ट में इतने सारे कंटेंट होने चाहिए। मार्केट में आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इतने सारे कंटेंट एक प्रोडक्ट के अंदर कहीं नहीं मिलेंगे। देखो, विटामिन, प्रोटीन्स, एंजाइम, हर्ब्स, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक्स, मिनरल्स और अलग अलग न्यूट्रिशंस, ये कॉम्बिनेशन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप सीएफसी का जार देखो, उसके ऊपर कितने कंटेंट लिखे, आप देख लो, आपके पास अभी भी जार वहां पर अगर है तो लगभग 26 न्यूट्रिशन, 26 उसके अंदर हमने वहां पर अलग अलग कंटेंट यूज किए हैं। और आगे के ऊपर अगर लेबल के ऊपर देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स और कैल्शियम, 5 तत्व आगे लिखा हुआ है सीएफसी के ऊपर। अब मार्केट में चले जाओ, ये 5 कंटेंट एक साथ कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि कैल्शियम, प्रोटीन्स, विटामिन जो है ये एक साथ कभी भी नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को सप्रेस कर देते हैं, इसका इफेक्ट को सप्रेस कर देते हैं। तो उसकी वजह से हमारे साइंटिस्ट ने, मैंने आपको बोला था रिवैम्प पे हमने क्या यूज किया, नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ, एक कंटेंट, एक प्रोडक्ट के अंदर इतने सारे कंटेंट लाने की कोशिश की। उसी के साथ प्री और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया आपके, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, अगर आप वेटरनरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास अगर डॉक्टर आता है, आपके पास गाय भैंस है, तो आपकी गाय भैंस स्वस्थ है ये कैसे देखता है, किससे चेक करता है? वो क्या उसका मशीन नहीं लेके आता, वो उसके इसके यहाँ पे थर्मामीटर नहीं लगाता, क्या देखता है? उसका गोबर चेक करता है। गोबर से पता चलता है कि गाय की, भैंस की या वॉटेवर जो भी आपके पास पशु है उसकी स्वास्थ्य कैसे। अगर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है तो उसका गोबर अच्छा रहेगा, उससे पता चल जाता है कि गाय की, भैंस की हेल्थ ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रो और प्रीबायोटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लियर करते हैं, जो भी वो खाना खा रही है उससे उसका डाइजेशन अच्छा रहे उसके ऊपर काम करती है हमारे प्री और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया। उसी के साथ जो अलग अलग कंटेंट है, विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई, शतावरी, मेथी, ये सब नेचुरल तरीके से आयुर्वेदा से एक्सट्रैक्ट किए हुए कंटेंट है। और ये सारे कंटेंट जो है ये क्या करते हैं, पोषक तत्वों का काम करते हैं। कौन सा पोषक तत्व? जैसे हमें फूड सप्लीमेंट की जरूरत है, वैसे ही पशुओं को भी फूड सप्लीमेंट की जरूरत है। उनको हेल्दी रहने के लिए, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छी होने के लिए, उसी के साथ उनका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ने के लिए, उनकी हेल्थ बढ़ने के लिए उनको भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसको हम बहुत सारे बार फिशरी में भी यूज कर सकते हैं। फिशरी में यूज आपके पास बहुत सारे आपके सीनियर्स हैं जिसको इसको अलग अलग तरीके से फिशरी में भी यूज करते हैं, पोल्ट्री में भी यूज करते हैं। पोल्ट्री में कैसे यूज करना है, उससे पोल्ट्री में क्या फायदा होगा कि जिसकी वजह से जो बैच साइज है वो, उसका जो टाइम पीरियड है वो कम होता है, उसका फूड कंजम्पशन रेशियो है वो कम होता है, जिसकी वजह से पोल्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। तो बहुत सारे यूनिक चीजें इसके अंदर है। अगर कोई मिल्क प्रोडक्शन में इसको यूज कर रहा है तो मैं आपको गारंटी दूंगा 20 दिन के बाद रोज का 10 ग्राम सीएफसी आप वॉटेवर जो भी चीज है उसको खिला रहे गाय भैंस को, तो उसके साथ अगर देते हैं तो 100% उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है ये कम से कम 1 से 2 लीटर से बढ़ेगा। अगर मिल्क प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो फैट 100% बढ़ता है। अगर फैट भी नहीं बढ़ा तो आप एक चेक करो, उसका खाने का सिस्टम, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका कलर, उसके ऊपर चमक 100% आती है। तो इस तरीके से ये सीएफसी प्रोडक्ट आप आपके गाय की स्वास्थ्य, आपके जितने भी आपके पास जो भी पशु है उनका स्वास्थ्य अच्छे रहे उसके लिए 100% हम इसको दे सकते हैं। 10 ग्राम डेली, मैं कहूंगा इसके जैसा पोषक जो है ये हमारे जो फूड सप्लीमेंट जो है, इस तरीके का फूड सप्लीमेंट मार्केट में 100% नहीं मिलूंगा। अगर कोई भी वेटरनरी से है तो मैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि इस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पर हमें नहीं मिलेगा। उसी के साथ एक छोटा 1-2-3 प्रोडक्ट की अनाउंसमेंट है, उसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा और ये आज का सेशन में यहाँ पर खत्म करूंगा। 2-3 प्रोडक्ट है। एनकाउंटर जो प्रोडक्ट था, हर्बिसाइड हम जिसे बोलते हैं, वो आने वाले समय में 100% आपको जल्द ही यहाँ पर मिलेगा। उसके ऊपर कंपनी काम कर रही है, वो किस तरीके से काम करता है, क्या करेगा, वो जैसे ही लॉन्च होगा उस सेशन में 100% हम बताएंगे। उसी के साथ कंपनी जो है इसके कुछ डेमोज हमने लिए थे, बहुत जबरदस्त डेमो आया है, वो कैसे यूज होगा, क्या होगा, कब तक लॉन्च होगा, वो सारी चीजें आपको मैनेजर के माध्यम से
मिल जाएगी। जब लॉन्च होगा उसके पहले 100% एक जबरदस्त ट्रेनिंग करेंगे, और ये भी ऐसा यूनिक प्रोडक्ट रहेगा जो कि मार्केट में जबरदस्त हवा करने वाला है। उसी के साथ अपकमिंग प्रोडक्ट में अगर बात करते हैं बायोफिट कल्चर, जो कि डीकंपोजर का काम करेगा। आपके खेत में बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो कि वेस्ट होती है, उसको डीकंपोज करने के लिए कल्चर नाम का एक प्रोडक्ट है। उसी के साथ मैंने जैसे बताया था कि लार्वी को, कैटरपिलर को खत्म करना इतना आसान नहीं है, लेकिन यस, हमारे साइंटिस्ट जो है, यंग साइंटिस्ट की टीम अभी हमारे पास है जो कि रात दिन मेहनत करके इसके ऊपर भी ऐसा यूनिक सॉल्यूशन कंपनी लेके आ रही है जो कि मार्केट में धमाल करने वाला है, सरप्राइज करने वाला है। और आपका फेवरेट प्रोडक्ट भी आने वाले समय में मिलेगा, एक्वाकल्चर। मुझे पता है कि यहाँ पर आपके जोन में एक्वाकल्चर के लिए बहुत दिनों से डिमांड आ रही है, टी गार्डनिंग के लिए कुछ प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है, तो यस, हमारे साइंटिस्ट उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट भी आने वाले समय में पाइपलाइन में प्रोडक्ट, दोस्तों ले प्रोडक्ट आपको जल्दी मिलेंगे। मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये 100% सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट जो है ये अलग अलग यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड है, अलग अलग स्टेट से सर्टिफाइड है, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है। और एक प्रोडक्ट बनने को हमारे साइंटिस्ट को लगभग 2 साल का प्रोसेस लगता है, एक दिन में ये प्रोडक्ट रेडी नहीं होते। तो इसकी वजह से तो कई बार एक क्वेश्चन आता है कि सर इस प्रोडक्ट के रिजल्ट आएंगे क्या इससे नुकसान होगा क्या? बॉस, इसको डेवलप करने के लिए 2 साल का समय लगा है, और आज ये प्रोडक्ट से हम 19 साल से 20 साल से मार्केट में लगातार काम कर रहे हैं, जिससे लाखों लोगों का फायदा हुआ है। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, बेझिझक होके मार्केट में घुसो, इसको फोड़ दो। मैं आपको कहूंगा, मैं आपको बोलता हूं, इसके जैसे प्रोडक्ट, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट आपको मार्केट में नहीं मिलने वाले। आपके दिमाग में, आपके जहन में कहीं से भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आएगा। मैं आपको एक चीज कहूंगा, अगर कोई भी व्यक्ति इसको सही तरीके से यूज करेगा, मैं बोलता हूं उसको गारंटेड रिजल्ट यहां पर आएगा। बस एक काम करो, हमारे प्रोडक्ट के साथ केमिकल को मिक्स मत करो, और जब भी आप केमिकल का स्प्रे करते हो तो बस उसमें 5 से 6 दिन का इंतराल रखो। उसी के साथ अगर आपको केमिकल पंप यूज करना है तो उसको धो के अच्छे से गर्म पानी से धो के इस्तेमाल करो, केमिकल को मिक्स मत होने दो। यही मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर दूसरी एक चीज कहूंगा कि हमारे प्रोडक्ट कौन से फसल पे यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आता है, क्या सर आम पे इस्तेमाल कर सकते हैं, नर्सरी में यूज कर सकते हैं? मैं कहूंगा कि सभी फसल के ऊपर, सभी क्रॉप्स के ऊपर, सभी प्लांट्स के ऊपर टी पे इस्तेमाल करो, आप आम के पेड़ पे इस्तेमाल करो, सब्जी में इस्तेमाल करो, आप नर्सरी में इस्तेमाल करो, पॉली हाउस में इस्तेमाल करो, ग्रीन हाउस में इस्तेमाल करो। मैंने मेरे खुद के ग्रीन हाउस में इस प्रोडक्ट को लगातार यूज कर रहा हूं, ऐसे जबरदस्त वहां पर रिजल्ट देखने को मिले। क्योंकि वहां पर छोटे प्लांट होते हैं, वहां पर हम केमिकल का यूज नहीं कर सकते। एक नया सेक्टर हमारे लिए है जो कि ग्रीन हाउस, पॉली हाउस है, उसको भी अभी तक हमने टैप अच्छे से नहीं किया है, तो वहां पर भी हम घुस सकते हैं। तो ऐसे जबरदस्त प्रोडक्ट रेंज रिवैम्प होकर आपके सामने आ रहा है दोस्तों। बायो 99, स्टीम रिच, शेड, एनपीके और नए प्रोडक्ट तो आ ही रहे। तो ऐसे जबरदस्त प्रोडक्ट आप आज हमारे साथ आ रहे हैं। तो मैं कहूंगा इस ऑफर के माध्यम से, जो जबरदस्त एग्रीकल्चर का ऑफर है, जबरदस्त सीजन स्टार्ट हो चुका है, मैं कहूंगा कि यहाँ पर रिकॉर्ड ब्रेक टर्नओवर हम इससे कर सकते हैं। और ये ट्रेनिंग आप सभी लोगों ने सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जो ट्रेनिंग सेशन है इसको मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। सो मेनी थैंक्स सर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। आपने इतना विस्तारित रूप में चीजों को समझाया कि मेरे को लगता है कि किसी को कोई सवाल पूछने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि सारे चीज क्लिस्टर क्लियर हो गए हैं। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि सर ने जिस तरह से बताया है, सर के लिए एक जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए हमारे ओर से। एंड हम सर को प्रॉमिस करते हैं कि इस जो सीजन है, इस सीजन में हम मैक्सिमम बायोफिट का रेंज को इस्तेमाल करते हुए बिजनेस को और इलाबोरेट करेंगे और बेहतरीन ढंग से करेंगे एंड बेस्ट यूज करेंगे हमारे जो भी ऑफर्स है उसका। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि जो भी प्रश्न है अपने रेस्पेक्टिव रीजनल मैनेजर्स जो है उनको वो क्वेश्चंस शेयर करें या अपने लीडर के थ्रू वो क्वेश्चंस फॉरवर्ड कर दें, ताकि नेक्स्ट जो सेशन हम करेंगे कॉन्डक्ट, उसमें सारे क्वेश्चंस को हम लेते हुए क्वेश्चन और सेशंस भी उसमें इंक्लूड करते हैं, हम नेक्स्ट सेशन को करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। एंड आज का सेशन हम लोग यही खत्म करते हैं। स्वस्थ रहे, खुश रहे, क्वारंटाइन रहे एंड बिजनेस को अच्छे से करें। तो हैप्पी सेलिंग, थैंक यू। ओके, मैं एक बोलना चाहूंगा, जैसा सेशन हुआ वैसा तालियां नहीं हुई,
तो जोरदार ताली होना चाहिए, मुझे दिखना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। विशाल सर, ईस्टर्न जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन की वजह से तरफ से आपको हम चाहेंगे कि ये सेशन बार बार हो। थैंक यू, वेरी नाइस सेशन सर। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके सर, देवव्रत सर, तो लेट्स मैं ये सेशन एंड करता हूँ। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अगेन, थैंक यू विशाल सर। थैंक यू सर। ओके।